दोस्तों आज मैं इस चाइनीज ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको ऐसे ही रोमांटिक चाइनीज ड्रामा या फिर रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना हिंदी में पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा में इजहार तो लेट से है पर प्यार शुरुआत से है और ड्रामे के एक्टर्स को तो आप जानते ही है। कमाल का ड्रामा होने वाला है तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस ड्रामा को शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम हमारे हीरोइन को देखते हैं हमारे हीरो को सीड्यूस करते हुए, यानी कि उसके हीरो को। पर ठीक है, वो स्टार्ट की थी तो उसका हस्बैंड भी डिनाई नहीं करता, तो वो लोग ये रात साथ में स्पेंड करते हैं। अब उसको झटका तब लगता है जब वो सुबह उठती है, क्योंकि हाँ ये सपना नहीं था। तो वो फटाफट से भागती है फ्रेश होने, पर इतनी देर में उसका हस्बैंड भी जग चुका था और वो उसके पास जाता है। काफी गुस्से में थे वो। अब क्यों? तो इस टाइम पे वो उससे कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है जब हमारा शादी हुआ था तब पहला चीज तुम मुझसे यही बोली थी कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, और अभी शादी का 2 महीना हुआ ही है और जब मैं नशा के हालत में था तो जानबूझ के मेरा फायदा उठाना चाह रही थी, मेरे बेड पे आ गई। अब इस टाइम पे वो कुछ कहती तो नहीं है पर सोचती जरूर है कि नशा के हालत में वो खुद भी थी। इस टाइम पे पता चलता है कि उसका नाम अनहाव है और हमारे हीरो का नाम जिनयान। और वो तो इतना गुस्सा में थी, वो उसको कह रही थी कि अच्छा तुम हमेशा से मेरे साथ सोना ही चाहती थी क्या। तो उसके करीब बढ़ने लगते हैं पर वो इस टाइम इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। पर हाँ कहती जरूर है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं बस 6 महीने से हूँ, कोई अच्छा रोल मुझे अभी तक मिला नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो इस इंडस्ट्री में, तो अगर तुम बोलोगे तो मैं उस ड्रामा पे काम कर सकती हूँ। हाँ वो एक ड्रामा का नाम लेती है जो अभी बनने वाला था, और जो लास्ट नाइट हुआ उसी के बदला मैं ये मांग रही हूँ। ये समझ लो कि सुन के गुस्सा तो बहुत आता है, बुरा भी काफी लगता है उनको, पर साथ में कहते भी है कि तुम मुझे पहले प्रवोक की ना तो फ्यूचर में तुम इस चीज को मना नहीं कर सकती। इतना बोल के वो फिर से उसको किस करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू शुरू में तो वो भी बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रही थी पर बाद में वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगती है। और इस टाइम पे पता चलता है कि 13 सालों से जिनैन को तो नहीं पता पर वो उनको पसंद करती है। तो ये सब खत्म होने के बाद जब वो नहाने जाते हैं तब वो सोचती है कि जब वो कॉलेज टाइम में थी तो जिनैन भी ऑब्वियसली उसके साथ ही पढ़ते थे, मतलब स्कूल सेम था पर क्लास अलग था। तो इस टाइम पे वो सोचती है कि जब वो मैच कंप्लीट किए थे तो वो गई थी उनको पानी देने के लिए, पर कोई और लड़की आके दे दी और वो एक्सेप्ट भी कर लिए थे। तो बेचारी अनहाव फिर आगे कुछ कहती नहीं है, पर हाँ उसके बाद वो उनको आता देखती है तो जल्दी से जाके छिप जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो पास आएंगे तो वो जाके झूठ मूठ का टकराने का नाटक करेगी और सॉरी ही बोलेगी, पर कुछ भी तो बात होगा सही। तो ऐसा वो करती भी है। तो अपनी फीलिंग्स को वो 13 साल तक छिपा के रखी थी, कभी जाहिर नहीं होने दी कि वो जिनैन से प्यार करती है। तो ठीक है, इस टाइम पे जिनैन नहा के आते हैं तो वो कॉल करते हैं उसी ड्रामा के रिगार्डिंग बात करने का कि उस ड्रामा में एक एक्ट्रेस को फिट करना है, कोई भी छोटा मोटा रोल चलेगा। तो ये बात होने के बाद वो उसका फोन मांगते हैं एंड अपना नंबर सेव कर देते हैं और साथ में मैसेज भी कर देते हैं कि मुझे वीचैट पे ऐड कर लो, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाऊंगा। तो ठीक है, वो ऐड तो कर लेती है। इस टाइम पे उनके फोन पे मैसेज भी आता है पर तब हमें पता चलता है कि उनके वॉलपेपर पे भी उनकी वाइफ का ही फोटो था हाई स्कूल के टाइम का। अब इसका क्या मतलब और दोनों के बीच में इतना रूखापन क्यों था, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, तो इसके बाद 3 दिन बाद का सीन देखते हैं हम। अनहाव बैठी हुई थी अपने फ्रेंड के साथ, अभी तक कोई कॉल नहीं आया था, किसी ऑडिशन पे नहीं जाना था उसको, मतलब कोई रोल अभी तक मिला नहीं था, जिन्हें कांटेक्ट ही नहीं किए थे उसको। तो इस पॉइंट पे उसकी फ्रेंड समझाती है कि तुम खुद कॉल कर लो ना जिनेन को, वैसे भी तुम जानती हो कितना ज्यादा टफ है इस टाइम पे फ्रेशर्स को काम मिलना, और जिनेन का बहुत जान पहचान है इस इंडस्ट्री में, और तुमको तो पता ही है कि तुम्हारे पेरेंट्स का डेथ बहुत जल्दी हो गया था, अंकल के घर पे पली बड़ी हो तुम, तो अगर जॉब नहीं मिलेगा तो फिर से किसी के घर पे जाके डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहोगी ना। अब बात भी सही था, अनहाव को समझ में आ रहा था, तो सोचती है कि मैसेज करूँ कॉल करूँ क्या करूँ, पर तब तक जिनेन का कॉल ही आ जाता है उसको। वो उसको 6 बजे पिंजिन होटल में आने के लिए कहते हैं, डायरेक्टर उससे मिलना चाहते थे उसी ड्रामा के। तो ये तो बहुत अच्छा न्यूज है। फटाक से उसकी फ्रेंड लेके जाती है उसको शॉपिंग करने के लिए। तो रात में बन ठन के वो जाती है उस होटल। उस ड्रामा में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस काम करने वाले थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ठीक है, वो आती है, सबको हेलो बोलती है, बैठती है वहाँ पे। तब उसको बताया जाता है कि उसको सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है। अब ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल था क्योंकि उसको तो लग रहा था कोई छोटा मोटा रोल मिलेगा, जिन्हें तो इसी हिसाब से बात किए थे, पर वो खुश थी। इस पॉइंट पे एक लड़की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी उससे बात करने में, उसका नाम लिनशी था। खुद को इंट्रोड्यूस करती है, अनहाव का बहुत ज्यादा बड़ाई करती है। तब पता चलता है कि सेकंड फीमेल लीड वो लड़की बनने वाली थी, पर अनहाव बन गई और वो अब थर्ड फीमेल लीड है। तो मुंह पे तो अनहाव का बहुत ज्यादा बड़ाई कर रही थी कि वही सेकंड फीमेल लीड बनने के लिए एकदम सूटेबल है, इतनी सुंदर है। पर इस टाइम पे वो उसको एक और आदमी से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो आदमी मिस्टर सेन था, इस ड्रामा का लार्जेस्ट इन्वेस्टर, मतलब जिस ड्रामा पे वो लोग काम करने वाले थे उस ड्रामा का। तो अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देती है, अनहाव का ढेर सारा बड़ाई कर देती है उस आदमी के सामने, और धीरे से उस आदमी को बता भी देती है कि अनहाव अभी तक वर्जिन है। उस आदमी को तो देख के ही समझ में आ रहा था कि कितना हाई लेवल का लीडर टाइप का आदमी है। खैर, सबके सामने तो अभी कुछ करता नहीं है और वो लोग खाना भी शुरू नहीं करते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आना बाकी थे जो कि इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड बनने वाले थे। और आपको क्या लगता है वो कौन होंगे? ऑब्वियसली हमारे जिनयान। थोड़ी देर में वो आ भी जाते हैं। हाँ, अनहाव थोड़ा सा शॉक्ड होती है पर ठीक है, खुशी थी, और बाकी के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि जिनयान का ओहदा बहुत ही ज्यादा था,
बहुत सारे फैंस थे उनके, तो अगर वो इस ड्रामा में काम करेंगे तो इस ड्रामा का सुपर हिट होना तो तय है। वैसे इस टाइम पे डायरेक्टर अनहाव को कहता है कि सेकंड मेल लीड है ये, तो तुमको हेलो बोलना चाहिए, तो वो बोलती भी है। और उन दोनों को देख के लग रहा था अभी कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा ही सबको पता था। खैर, तो इस टाइम पे वो लोग बात करना शुरू करते हैं। वो लिनशी सबको कह रही थी कि जिनियन इसीलिए इस ड्रामा में काम कर रहे हैं क्योंकि वो आर्टिस्ट लोग को प्रमोट करना चाहते हैं। पर इस टाइम जिंगसी कहती है कि ऐसा नहीं है, जिनियन हमारे ग्रुप के एक इंसान को पसंद करते हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। अब किसको पसंद करते हैं किसको नहीं, इस बारे में तो पता नहीं चलता। हाँ, सब लोग बातें जरूर करते हैं और अनहाव भी सोच में पड़ जाती है कि वो कौन होगी। वैसे लिनशी कहती भी है कि मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, जिनियन किसी को पसंद करते हैं ऐसा बात तो कभी नहीं सुनने में आया। वैसे जिनियन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे अभी, पर हाँ, जिंगशी कहती जरूर है अनहाव को कि तुम रियल में ज्यादा सुंदर लगती हो फोटो के कंपैरेटिवली। अनहाव कहती है आप मेरा फोटो देखी है? वो कहती है हाँ, मेरे एक फ्रेंड के फोन में तुम्हारा फोटो वॉलपेपर के रूप में। वैसे इसके आगे और कोई बात नहीं होता। जिंगशी का कॉल आ जाता है तो वो चली जाती है कॉल रिसीव करने के लिए। इधर वो मिस्टर चेन बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश करने लगता है इतना ही देर में अनहाव से। वो तो फिर भी बच रही थी, ढंग से उस आदमी से बात कर रही थी और रेस्टरूम भी चली जाती है, तो वो आदमी कुछ कर नहीं पाता। पर हाँ, वो भी बात करने के बहाने वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ ऑब्वियसली जिनियन नोटिस कर रहे थे। खैर, तो उधर वो वॉशरूम से बाहर आती है, तब देखती है कि जिनियन भागे दौड़े वहीं पे आ रहे हैं। अब रीजन तो उसको समझ में नहीं आता, न वो उनसे कुछ कहती है। मन में चल रहा था कि हेलो बोलूं क्या, पर कुछ नहीं बोलती। इस पॉइंट पे वही कहते हैं कि उस रात मैंने कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया था, तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने मेडिसिन ले लिया है। और साथ में कहती भी है कि सेकंड फीमेल लीड बनाने के लिए थैंक यू, पर वो कहते हैं कि तुम तो अपने बॉडी से ट्रीट कियो ना, तो थैंक यू बोलने का क्या जरूरत है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थे, तो आगे कोई बात नहीं होता, वो चले जाते हैं। इधर हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो एक वेटर को पैसे देता है और एक मेडिसिन देता है अनहाव के ड्रिंक में डालने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसको उसके साथ नाइट स्पेंड करना था। और ये सारी बातें हमारे जिनियन भी सुनते हैं, तो गुस्साते तो खूब है और थोड़ी देर बाद ये सब कुछ अपने आंखों से नोटिस भी करते हैं। वो वेटर आता है जूस लेके, अनहाव को पकड़ाता है। इतनी देर अनहाव लिनशी से बात कर रही थी तो वो उस जूस को पीने लगती है। वो मिस्टर सेन तो ऐसे देख रहा था, लग रहा था उसको जिंदा निकल जाएगा। खैर, अनहाव उस ड्रिंक को पी पाए इससे पहले जिनियन उसको आवाज देते हैं। अब वो जाती तो है, पता नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बुलाए हैं, तो हाथ में जूस ले रखी थी तो पीने जा रही थी। उस टाइम पे वो अपना सिगरेट का ऐश उसके जूस में डाल देते हैं और साथ में कहते भी है कि मैं ऐश रखने के लिए तुम्हारा जूस बोरो कर लूं। अब ये काफी डिसरेस्पेक्टफुल था। ऑब्वियसली सबको लग रहा था, अनहाव को खुद भी लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। जिनियन कहते हैं कि ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, तुम घर जाओ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चली जाती है। तो ये सब खत्म करने के बाद बाकी के लोग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, और तब वहाँ पे आते हैं जिनियन वही जूस लेके उस मिस्टर सेन को पीने के लिए कहते हैं। अब ऑब्वियसली सबको लग रहा था कि ये मजाक कर रहे क्या, वो ऐसा जूस कोई थोड़ी पिएगा। और डायरेक्टर उनको समझाने की कोशिश करता है कि आदमी इन्वेस्टर है, हम लोग को इनके साथ कोऑपरेट करना होगा। इस बात पे उस डायरेक्टर को चेक मिल जाता है, डबल ट्रिपल वो इन्वेस्ट कर देंगे उस मिस्टर सेन के कंपैरेटिवली, तो पैसा का कोई चिंता नहीं है। तो वो डायरेक्टर भी अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि अगर वो अपना मुंह खोला ना तो उसको चेंज करने का भी हिम्मत था जिनियन के पास। खैर, अब वो आते हैं उस मिस्टर सेन पे, ड्रिंक करने के लिए कहते हैं उसको वो जूस। वो तोड़ के समझाने लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा शायद से, सीधे उसके सर पे बोतल फोड़ते हैं और साथ में वार्न भी करते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं चाहिए, और मैं सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्रू के हर एक मेंबर के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई लड़की कुछ नहीं चाहती है मतलब नहीं चाहती है। हाँ, पूरे इंडस्ट्री का ठेका नहीं लेके रखे हैं वो, पर कम से कम वो जहाँ पे काम कर रहे वहाँ ऐसा कुछ हरकत नहीं होना चाहिए। तो ये पहला और आखिरी बार होना चाहिए। इतना बोल के वो चले जाते हैं। इधर वो घर पहुंच चुकी थी तो ड्राइवर से पूछती है कि अब इसके बाद तुम जाओगे लाने के लिए जिनियन को। वो कहता है कि नहीं, आज दोपहर में ही फ्रांस से आए हैं तो रेस्ट भी नहीं किए हैं और उनका तबियत भी खराब हो गया, थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया, तो शायद वो उस होटल में ही रेस्ट करेंगे। अब ठीक है, वो जाती है, नहा धो के बाहर आती है तो देखती है बेड पे जिनियन बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉक्ड होती है, पर इस टाइम पे एक बड़ा सा टेढ़ी लेके आती है बीच पे रखने के लिए, ताकि वो न चढ़ जाए जिनियन पे। अब ऐसा तो उसके दिमाग में चल रहा था ना, जिनियन को क्या पता, उनको तो लग रहा था कि वो ना इसके करीब आ जाए इसीलिए ये रखी है। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बाहर जाके फूकना शुरू कर देते हैं। और इस पॉइंट पे हमें ये पता चलता है कि वो भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर कभी जिताए नहीं है अनहाव को। अब ऐसा क्यों? तो इस टाइम पे हम उनके पास्ट का सीन देखते हैं, जब वो अपनी स्टेप माँ से बात कर रहे थे। उनकी स्टेप माँ उनको कह रही थी कि मुझे पता है तुम अनहाव को पसंद करते हो, पर उससे दूर रहो क्योंकि जाओमो से शादी होगा अनहाव का। अब जाओमो
जाओमो कौन, तो उनका सगा बेटा। और अगर जाओमो खुद से उसको छोड़ना चाहेगा तब तुम मुझसे शादी कर सकते हो। और साथ में याद भी दिलाती है कि जाओमो की वजह से ही तुम जिंदा हो। बचपन में जाओमो तुमको बोन मैरो डोनेट नहीं करता तो तुम कब के मर चुके होते। तो जाओमो की जिंदगी के लिए तुमको तो इतना करना ही पड़ेगा। और इतना तो वो याद दिलाती ही है उसके। साथ में उनकी मम्मी के भी बारे में ढेर सारा बुराई करने लगती है। पर इस टाइम पे जिनन कहते हैं कि आपको कितनी बार बताऊं कि मेरी माँ के साथ जबरदस्ती किया गया था, और वो जो आदमी ये किया था यानी कि मेरे पापा, उनको तो मैं कब के जेल भिजवा देता, पर आपने नहीं होने दिया ऐसा। तो बार बार एक ही चीज मुझे बोला मत करिए। और बात रहा जामू का, तो वो अपने भाई की बहुत ज्यादा केयर करते थे, तो जिसमें जामू का खुशी उसमें उनका खुशी। तो प्रेजेंट में यही सब सोच के थोड़ा रोने भी लगते हैं, पर ठीक है, अपने आप को थोड़ा शांत करके आते हैं सोने के लिए, सो जाते हैं। अब जब आधा रात होता है तो वो उनको टच वच करना शुरू कर देती है। अब नींद तो खुलेगा ही ना डेफिनेटली। वो उसको बोलते हैं कि सोते टाइम मुझे सीड्यूस कर रही हो, और हाथ भी पकड़ लेते हैं, इससे उसका भी नींद खुल जाता है। हाँ, वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसको बोले जा रहे थे कि एक ड्रामा में काम करके मन नहीं भरा क्या, अब दूसरा ड्रामा चाहिए, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही हो। उसको बहुत खराब लगता है ये सुन के। वो कहती है मैं पक्का तुमको सीड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ उस रात जो हुआ वो अब नहीं होगा कभी। ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि वो भी देखती है कि इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम जब आना तो तुम स्टडी रूम में सो जाना। अब ये सुन के और गुस्सा। वो कहती है मैं ही स्टडी रूम में सो जाऊंगी। ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा। बेचारी अनहाव को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पर जिन्हें नसो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है शुरू तुम करोगी और खत्म कैसे होगा ये भी तुम डिसाइड करोगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करूंगा, जैसे आज रात मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना बोलते बोलते वो उसी के ऊपर बेहोश हो जाते हैं। फटाक से वो चेक करती है कि क्या हुआ, तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा बुखार है। तो वो ठंडे पानी का पट्टी रखती है, टेम्परेचर चेक करती है, मेडिसिन खिलाती है। हाँ, पानी नहीं पिया जा रहा था उनसे, तो वो खुद पानी पी के उनको पिला रही थी। और इस टाइम पे वो उसको किस भी करते हैं, और इस चक्कर में वो वैसे ही सो जाती है। तो सोई इतना चिपक के थी तो उठती भी इतना चिपक के ही है। वो नहीं उठती, पहले जिनियन उठते हैं। तो उठते हैं तो थोड़ा सा उनको अजीब लगता है कि इतना चिपके हुए क्यों है, पर बगल में सारा मेडिसिन सारा तामझाम देख के वो समझ जाते हैं कि रात भर वो उनका ध्यान रख रही थी। तो ठीक है, वो आराम से उसको ढकने लगते हैं कि थोड़ा देर और सो जाए। और इस टाइम पे वो उनको ठोकने लगती है, लाइक वो उनको सुला रही है। पर उसका नींद खुलता है तो फटाक से उठ के खड़ी हो जाती है, उनको समझाने के लिए कि कुछ हुआ नहीं था, बुखार था तुमको। बेचारे हमेशा ही गुस्सा आ जाता था उनको इस बात पे। खैर, वो कहते हैं कि काम पे जाना है, 9 बजे रेडी रहना, ड्राइवर आएगा पिकअप करने के लिए। इसका मतलब वो दोनों साथ में जाएंगे। तो ये समझते ही वो अपना फोन चेक करने लगती है, क्योंकि अपने फ्रेंड को मना कर देंगे यहाँ आने के लिए। अब इस टाइम पे फोन ढूंढती है तो उसको उसका फोन तो नहीं मिलता, पर जिनेन का फोन जरूर मिलता है। तो थोड़ा सा वॉलपेपर वो देख भी पाती है, जिससे उसको ये तो पता चलता है कि एक लड़की का फोटो है जो कि स्कूल ड्रेस पहन के रखी थी, पर शक्ल नहीं दिख पाता। हाँ, पर इतना जरूर समझ जाती है कि जिनेन शायद इसी लड़की को पसंद करते हैं। खैर, जिनेन आ चुके थे तो वो फटाक से अपना फोन ले लेते हैं और उसको उसका भी फोन ढूंढ के दे देते हैं। तो ठीक है, वो तो चले जाते हैं रेडी होने के लिए, पर उसको थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है। और तब वो याद करती है कि वो पहली बार जिनेन से कैसे मिली थी। तो बारिश हो रहा था, भीगते भीगते आके बची थी, और जहाँ वो खड़ी थी वहीं पे जिनेन भी आए थे। अब बारिश का मौसम था तो रोड पे पानी लगा हुआ था। तो उसी टाइम पे कार क्रॉस करता है तो जिनेन उसके सामने आ जाते हैं, जिससे सारा पानी उनके पाँव पे पड़ता है, अनहाव के पाँव पे नहीं। ये उनका पहला मुलाकात था। और इस टाइम पे वो उनका बैच देखी थी, जिससे उनका नाम और उनका स्कूल पता चला। तो पता चला कि दोनों सेम ही स्कूल में हैं, पर थैंक यू के अलावा और कोई बात नहीं हुआ था। तो प्रेजेंट में यही सोच रही थी कि अभी तक भी उनका चेहरा देखती है तो उसको अच्छा तो काफी लगता है। इतनी देर में जिनियन फिर से आ जाते हैं उसको कहने के लिए कि रेडी नहीं हुए अभी तक। तो फटाफट से रेडी होती है, दोनों निकलते हैं। अब वो चाह नहीं रही थी कि सब लोग उन दोनों को साथ में देखें, तो वो थोड़ा सा दूर ही ड्राइवर को रुकने के लिए कहती है, थोड़ा नहीं काफी दूर, और एक्सप्लेन करती है जिनियन को कि कहीं कोई उन दोनों का फोटोज ना खींच ले, बाकी लोग गलत ना समझ ले। ठीक है, वो भी समझते थे। तो वो खुद ही कार रोकने के लिए कहते हैं और खुद चले जाते हैं सिगरेट्स लेने के लिए, और ड्राइवर को कहते हैं तब तक उसको पहुंचा दे। तो ठीक है, वहां पहुंचने के बाद उसके फ्रेंड तो उसको मिल ही जाती है। तो वो लोग जाती है चेंज वेंज करने। तो अनहा जब चेंज करके आती है तो लिनशी का मेकअप हो रहा था, वो उसको कॉफी ऑफर करती है, और साथ में बताती भी है कि बाकी के सारे लोग भी जब भी आते हैं बाकी के क्रू मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो लिनशी उससे पूछती है कि तुम भूल गई होगी ना कुछ लेके आना, अच्छा तुम तो न्यू कमर हो ना, तुमको ये सब पता नहीं होगा। अब बाहर से जाते जिनियन भी ये सारी बातें सुनते हैं, तो वो अपने असिस्टेंट को कह देते हैं पेस्ट्री लेके आने के लिए सबके लिए। इधर वो तो उसका बुराई कर ही जा रही थी, लाइक ताना मार रही थी कि सेकंड फीमेल लीड का रोल तो तुमको मिल गया है, पर हो तो तुम न्यू कमर ही ना। अब उसकी ये बातों से बाकी के लोग भी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं सेकंड फीमेल लीड का रोल उसको कैसे मिल गया, क्या क्या कांड करके आई है यहाँ पे, इसी तरीके की सारी बातें। अब इस इंसिडेंट से अनहाव को ये तो समझ में आ जाता है कि लिनशी जितनी अच्छी बन रही थी फर्स्ट मीटिंग में, रियलिटी में वो ऐसी है नहीं। तो वो उसके मुंह पे उसका बुराई करती भी है, और साथ में कहती भी है कि न्यू कमर हूँ, बुद्धू नहीं हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पर इस टाइम उसकी फ्रेंड आती है सारे मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ लेके, और कहती है कि ये सब अनहाव मंगवाई है। ये देख के 2 मिनट पहले जो उसका बुराई कर रहे थे अब बुराई करना शुरू कर देते हैं। वैसे इस टाइम पे तो और लोग भी आते हैं, और ढेर सारा
सारा पेस्ट्री लेके आते हैं सभी के लिए। ये देख के तो सारे लोग फैंसी हो जाते हैं अनहाव का, क्योंकि वो जो पेस्ट्री था वो इजीली अवेलेबल नहीं था, पहले से उस पेस्ट्री के लिए ऑर्डर देना होता था। तो ठीक है, उसकी फ्रेंड सभी को दे देती है और अनहाव भी लिंशी को पकड़ा देती है वो पेस्ट्री, कहती है कि अच्छे से खाओ, ठीक है। और साथ में कहती भी है कि अगर तुम बदसूरत हो तो प्लास्टिक सर्जरी करवाया जा सकता है, एक्टिंग सीखा जा सकता है, पर अगर लकी ही नहीं हो तो इसका तो कोई क्योर नहीं है ना, पर मैं तो हूँ। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। अब बाहर जाती है तो वहाँ पे जिनियन खड़े थे। वो तो थोड़ा डर ही जाती है कि पता नहीं कुछ सुन लिए क्या, पर उन लोगों में कोई आगे बात हो इससे पहले उसकी फ्रेंड उनके लिए भी पेस्ट्री ला के देती है। जिनियन कहते हैं कि अनहाव खाइए क्या। अनहाव कहती है पहले सबको बांट ही रहे हैं। इस पे जिनियन उसकी फ्रेंड को कहते हैं कि इसको दो। वो कहती है ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिनियन को, बिना कुछ बोले चले जाते हैं वहाँ से। पर हाँ, वो नोटिस जरूर करती है कि जिनियन गुस्सा तो है पर साथ में उदास भी है। रीजन तो उसको नहीं पता, पर चलो ये तो अच्छा है कि कम से कम नोटिस तो कर रही है। खैर, तो वो जाके पेस्ट्री खाना शुरू कर देती है अपने फ्रेंड के साथ और उसको थैंक यू भी बोलती है कि वो ऑर्डर कर दी एडवांस में उसके लिए। उसकी फ्रेंड कहती है तुम ऑर्डर नहीं की हो क्या? मैंने नहीं किया, बिल पे तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अब वो दोनों ऑर्डर नहीं की तो ऑर्डर किया कौन? ये वो सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। फ्री का मिल गया तो खाना शुरू कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं था, सोचती है पर आंसर नहीं मिलता। वैसे ये जो पेस्ट्री था ना, ये उसको बहुत पसंद था। जिनियन को उनका भाई बताया था एक टाइम पे, और सिर्फ बताया ही नहीं था, अनहाव के लिए ढेर सारा खरीदा भी था, पर उस टाइम जिनियन के पास पैसा नहीं होता था तो वो नहीं खरीद पाए थे। हाँ, पर इस टाइम जमुई बताया जरूर था जिनियन को कि अनहाव के अंकल आंटी उसको कितने बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि अनहाव का जिंदगी कितना अच्छा होगा उसके अंकल आंटी के साथ रहने पर रियलिटी में ऐसा था नहीं। खैर, इसके बाद हम सारे क्रू मेंबर्स को साथ में देखते हैं। सबको उसका स्क्रिप्ट पकड़ाया जाता है और काम कल से शुरू होगा। तो ये सारा बात होने के बाद मीटिंग तो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सब लोग खाने पीने चले जाते हैं। हाँ, अनहाव नहीं जाती, उसको नींद आ रहा था तो वो नहीं जाती, और डायरेक्टर को जिनियन से कुछ बात करना था तो वो लोग भी चले जाते हैं। कुल मिला के वहाँ पे वो और उसकी फ्रेंड बसती है। तो ये सारा काम खत्म करके जब जिनियन अपने रूम में जाने के लिए आते हैं तब वो बगल से आवाज सुनते हैं। अनहाव कह रही थी कि तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ, वो जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो अपना स्क्रिप्ट का रिहर्सल कर रही थी। हाँ, वो एक दो बार प्रैक्टिस करती है, पूरा कैरेक्टर में घुस के एकदम ट्राई करती है। वो उसको अच्छे से देख रहे थे पर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इधर उसका रिहर्सल कंप्लीट होता है, उसकी फ्रेंड उसको वीडियो दिखाती है तो उसको लगता है कि उसको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको कोई रोल लेने के लिए किसी पे डिपेंडेंट न होना पड़े, जिनियन पे भी नहीं। और जिस तरीके से उसको ये काम मिला, मतलब अपने बॉडी का ट्रेड करके, ये तो वो वापस कभी नहीं करना चाहती थी। अब ये सुन के जिनियन को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है। वो अपना स्क्रिप्ट वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग जब अपना प्रैक्टिस करके बाहर आती है तो ऑब्वियसली वो उस स्क्रिप्ट को देखती है। देख के पता भी चल जाता है कि जिनियन का है। तो इस बात को लेकर अनहाव मैसेज करती है। इस बात पे वो अपना रूम नंबर बताते हैं 1706 और उसमें लाने के लिए कहते हैं। ठीक है, वो लेके तो जाती है, दे भी देती है। इस टाइम पे वो उससे कहते हैं कि तुम सीन्स का रिहर्सल करना चाहोगी क्या? हाँ, वो मान जाती है। अब ये बात करते करते अचानक से वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मत समझना कि दादाजी ने बोल दिया मुझे तुमसे शादी करने के लिए तो मैं तुमसे प्यार भी करने लगूंगा। बेचारी वो तो सहम ही जाती है कि एक सेकंड के अंदर कैरेक्टर में आदमी कैसे घुस गया। वो भी ट्राई करती है करने का। वो भी अपना स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ हमारा शादी अरेंज मैरिज है, पर मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसके आगे का जो लाइन्स था वो जिनियन बोलते हैं। मतलब ये रिहर्सल काफी अच्छा रहता है। दोनों अपने अपने कैरेक्टर में तो घुसते हैं पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि रियल लाइफ से रिलेटेड है उनका ये लाइन्स। खैर, तो दोनों इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जिनियन समझाते हैं उसको कैसे क्या करना है और अचानक से एक दूसरे को देखने लगते हैं दोनों। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला सिचुएशन हो जाता है वहाँ पे। तो लेट भी काफी हो गया था तो वो उठ के जाने लगती है। इस पॉइंट पे वो उसको एक हेल्प करने के लिए कहते हैं। उनका एक फ्रेंड था चेंगबू, जो कि डॉक्टर था और वेजिटेटिव स्टेट्स वाले पेशेंट को ट्रीट करने में मास्टर था। तो वेजिटेटिव स्टेट में था कौन? तो जायमू था। तो इस बात पे जिनियन उसको कहते हैं कि तुम तो जानती हो जायमू की माँ मुझे पसंद नहीं करती, तो उस डॉक्टर को तुम लेके जाना जायमू के पास। ठीक है, वो भी मान जाती है। उसको लगता है कि शायद अभी इतना हेल्प उसका इसीलिए किए हैं ताकि उनका हेल्प वो कर पाए, पर इसके आगे कोई बात नहीं होता। वो जाने लगती है। इस टाइम पे वो उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे पर उसको कुछ और लगता है। वो कहती है मैं अभी पीरियड्स में हूँ, कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी उनको। पर इस टाइम पे वो कहते हैं कि ये मेरा स्क्रिप्ट है। फटाक से जाके अपना स्क्रिप्ट लेती है और भागती है वहाँ से। खैर, तो नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट होने वाला था। जिनियन का ही सीन था, उनको थोड़ा ड्रिंक करना था, थोड़ा सा रोना था। बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। अब इस टाइम पे और भी ढेर सारी लड़कियां थी, वो भी रियल लाइफ में एक्टिंग करते देखी नहीं थी जिनियन को। तो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपस में बात भी करने लगती है कि कौन इससे शादी करेगी। यार इतना क्यूट लग रहा था एक्टिंग करने में, रियल लाइफ में पता नहीं कैसा ही होगा। तो जो शादी करेगी वो कितना लकी होगी। अब ये सब सुन के अनहाव उनकी तरफ देखती है। इस बात पर लिंशी कहती है कि क्या पसंद करती हो क्या तुम जिनियन को? वो कहती है बहुत ज्यादा खाली नहीं बैठती हो तुम ये सब बकवास करने के लिए। अब वो थोड़ा बोली थी तो लिंशी उसको सुनाती है, वो भी उसको सुनाती है। ऐसे ही करके थोड़ा बहुत बहस होता है। पर अगला सीन अनहाव का था तो वो रेडी होने चली जाती है। इस पॉइंट पे जिंगशी आती है जिनियन के पास कहने के लिए कि तुम्हारी पार्टनर को बुली कर रही है ये लोग, तुम कुछ बोलोगे नहीं? वो कहते हैं उसको अच्छे से पता है कि
करना क्या है। मतलब जिंगशी को इतना पता है कि जिनियन के दिल में क्या है। खैर, तो अगला सीन अनहाव का था। इतना ज्यादा ड्रिंक कर रखे थे जिनियन, तो वो जाके थोड़ा साफ करती है और वही इमोशनल होकर कहती है कि क्यों क्यों तुम जिससे प्यार करते हो वो मैं नहीं हूँ। अब इतना बोल के वो उनको टच कर रही थी तो जिनियन उठते हैं, उसका हाथ झटकते हैं और चल देते हैं वहां से। वो भी पीछे पीछे भागती है, उसका हील्स टूट जाता है तो वो निकाल के फेंकती है, नंगे पाँव पीछे पीछे दौड़े लगती है, पैर में कंकड़ भी करता है, पर ठीक है सब चलेगा अभी तो इस सीन में इतना ही था। शूटिंग कंप्लीट होता है। बाकी बहुत अच्छा एक्टिंग की थी, सबको ऐसा लगता है। डायरेक्टर तो उसका बड़ाई भी करता है क्योंकि हील्स निकाल के फेंकने वाला सीन एडेड नहीं था स्क्रिप्ट में, पर वो खुद से करी तो जान डाल दिया इस सीन में। तो ये सब देख के तो डायरेक्टर उसको कहता भी है कि उसको अगले ड्रामा में भी रोल जरूर मिलेगा। डेफिनेटली उसके करियर के लिए बहुत अच्छा था। ये सब कुछ जिनियन भी देखते हैं, उसका हील्स भी देखते हैं कि किस तरीके से टूटा हुआ है, पर कुछ कहते नहीं है, चले जाते हैं वहाँ से। पर ऑब्वियसली वो खाली बैठने नहीं गए थे, कहते हैं पता लगाने के लिए कि इसके पीछे है कौन। वैसे इधर हम इन दोनों दोस्त को भी देखते हैं। उसकी फ्रेंड देख रही थी अच्छे से हील्स को, और इतना तो उन दोनों में ही अकल है कि इसमें कौन होगा। डेफिनेटली लिंशी। पर कोई बात नहीं, अनाव को बुरा नहीं लगता। ठीक है चोट लगा था, पर उसके करियर के लिए ये अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो यही सारी बातें करके वो चाहती है जमाओ की मम्मी को कॉल करने के लिए, वही डॉक्टर चेंग के बारे में बताने के लिए। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि डॉक्टर चेंग के बारे में वो भी सुन रखी थी, पर उस डॉक्टर से मिलना ये थोड़ा सा टफ था। तो उससे पूछती है कि अनहाव कैसे मिली उनसे, जिसपे अनहाव कहती है कि उसका एक फ्रेंड रिकमेंड किया है। इस बात पे वो कहती है कि ठीक है तो अपने फ्रेंड को कभी लेके आओ घर पे। अब अनहाव फ्रेंड का नाम तो बता नहीं सकती थी, घर पे क्या लेके आएगी, तो कुछ भी बहाना बना देती है। अब ये सब बात करके जब वो अंदर आती है तो लिंशी को रोते भी देखती है क्योंकि जिनियन उसको कुछ सुना दिए थे। वो पानी वानी लेके गई थी उनको देने के लिए, तो वो लिए नहीं थे। ये सुन के अनहाव वही पानी वाला इंसिडेंट सोचती है। कॉलेज टाइम पे गेम खेलने के बाद जब वो पानी देने गई थी तब दूसरी लड़की देती थी। हाँ, उस टाइम पे वो उसका पानी तो ले लिए थे, पर उसके बाद वो अनहाव को पैसे दिए थे उस लड़की को देने के लिए। हाँ, इस टाइम पे जैमो भी तो वहीं पे था ना, वो भी साथ में ही पढ़ता था। तो वो अपने भैया को कह रहा था कि क्या जरूरत है इतना पैसा देने का, एक पानी का बोतल ही तो है, और खुद लेके पीने लगता है। पर नहीं, जरूरत था, क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़की उनको पानी दी थी ना, बाकी के लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, और अगर वो मुंह पे उसको मना कर दे तो उसके बारे में और नेगेटिव बातें बनाने लगते। तो इसीलिए वो अनहाव को कहते हैं कि उसको पैसे भी दे दो और साथ में ये भी बता दो कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस इंसिडेंट से अनहाव तो अच्छे से जानती थी कि जिनियन लड़की लोग का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अच्छे से लिंशी का सारा बात सुन रही थी, वो रोना धोना कर रही थी और बाकी की लड़कियां उसको चुप करवा रही थी। इस पॉइंट पे उसके फोन पे एक वीडियो आता है जिसमें दिख रहा था कि लिंशी उन हील्स को लाके रख रही है। अब ये वीडियो वो भेज देती है लिंशी को। ये देखते ही वो भागती है उसके पास, उसको समझाने की कोशिश करती है कि मुझे ना वो हील्स बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं तो बस चेक कर रही थी कि वो कौन से ब्रांड का है, मुझे बस लेना था वैसा ही हील्स। इस बात पे अनहाव कहती है कि रुको जरा, मेरे पास एक और वीडियो है। इसमें दिख रहा था कि उन्हीं हील्स को काटा गया है, और जिस चीज से काटा गया वो भी बगल में डस्टबिन में रखा हुआ था। ये देख के लिंशी अपने पे आ जाती है कि ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी मुझे क्यों बुलाई हो, बदला लेना चाहती हो, मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो। अनहाव तो उसको अच्छे से नोटिस कर रही थी कि एक सेकंड में इसका तेवर कैसे बदल गया। पर ठीक है, वो कहती है कि नहीं नहीं, बस थैंक यू बोलने के लिए बुलाई हूँ, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे दूसरे ड्रामास में भी रोल मिलेगा ना। ये सुन के लिंशी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है अच्छा तो मुझे ये सिखाओ ना कि बूढ़े लोग के साथ बेड शेयर कैसे किया जाता है कोई रोल लेने के लिए। हाँ, सिखाती है अनहाव उसको बहुत अच्छे से, पूरा पानी से उसको नहला देती है। और ये करने के बाद वो उसको वार्न भी करती है उसके बारे में कोई रिमर्स अगर वो क्रू मेंबर को दी तो वो जानती है कि उसके साथ क्या होगा। खैर इस टाइम पे वहाँ पे डायरेक्टर और जिनियन आते हैं और उन दोनों को देखते ही वो आराम से लिंशी से पूछने लगती है कि क्या हो गया, कैसे गिर जाती हो, कितना केयरलेस हो तुम। वैसे यहाँ पे डायरेक्टर ये बताने के लिए आए थे कि आज जिंगशी का बर्थडे है, तो वो पार्टी रखी है, तो बाकी लोग वहीं पे गए हैं, बस यही लोग बचे हुए हैं। हाँ, लिंशी भींगी हुई थी तो डायरेक्टर पूछता भी है, जिसपे अनहाव कहती है कि गलती से भींग गई है, पाइप पे पाँव रख दी थी, और खुद से उसका मुंह साफ भी करने लगती है। बेचारी को पूरा भूतनी बना देती है, और साथ में डायरेक्टर को कहती भी है कि लिंशी ना अच्छा फील नहीं कर रही है तो ये जा नहीं पाएगी। और वैसे वो उसको पहले बोल चुकी थी कि अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो ये जो तुम हील्स का कांड की हो ना ये सबको बता दूंगी। तो ठीक है, लिंशी अपना मुंह तो नहीं खोलती, और अब जियांगशी के पार्टी में तो वो जा भी नहीं सकती क्योंकि अनहाव मना कर दी थी। तो गुस्सा तो उसके मन में बहुत था, वो धक्का देना चाह रही थी अनहाव को, पर जिनियन उसको साइड कर देते हैं और बेचारी वो खुद ही गिर जाती है। अब ये सब तो ठीक है, पर डायरेक्टर बताते हैं कि सारा कार जा चुका है, तो अगर वो चाहती है तो एक कार मंगवाया जा सकता है। वो बोलती है नहीं नहीं मैं टैक्सी ले लूंगी, पर जिनियन उसको छोड़ देंगे ना, दिक्कत किस बात का है। तो वो जिनियन के साथ जाती है। अब वो लोग पहुंच तो जाते हैं पर कोई उतरता ही नहीं है। इस पॉइंट पे असिस्टेंट सोचता है कि जिनियन ऑर्नामेंट जब लेके आए हैं अनहाव के लिए तो उसको दे क्यों नहीं रहे हैं। और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि लिंशी गई थी उनके लिए कपड़ा लेके, थोड़ा सा सीड्यूस करने का ट्राई कर रही थी, पर वो उसके मुंह पे उसका इंसल्ट कर दिए थे। ठीक है, ये बात तो अलग है, पर इस टाइम पे जिनियन उसको बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे हील्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मैं जब गया था सिगरेट लेने के लिए तो मैंने तुम्हारे लिए एक पेयर हील्स खरीदा था, तो तुम ये पहन लो। अब वैसे वो जो अभी हील्स पहन रखी थी और जो हाथ में ले रखी थी वो दोनों एग्जैक्टली सेम था, पर फिर भी उतरने से पहले वो उसको कहते हैं चेंज करने के लिए हील्स
इसको, तो वो चेंज करती है। इस टाइम पे वो उसका चोट भी देख लेते हैं, तो कहते हैं कि मैंने अभी अभी देखा तुम्हारे चोट को, तो मेरे पास ये ऑइंटमेंट है, लगा लोगी तो ठीक हो जाएगा। बस ये ऑइंटमेंट देने के लिए इतना ज्यादा नाटक। खैर ठीक है, उन दोनों का रिश्ता ही ऐसा था, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब सब लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ऑर्डर देने का टाइम आता है, तो पूछा जाता है किसी को कोई चीज से दिक्कत नहीं है ना। अदरक नहीं खाते जिनियन, ऐसा वो बोलते हैं, पर अदरक अनहाव नहीं खाती थी। खैर ठीक है, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता। थोड़ी देर में खाना वगैरह आता है, जिंगशी का बर्थडे था, सब उनको विश करते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सब करने के बाद वो लोग गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, वही बॉटल घुमाने वाला। जिसका टर्न आएगा उससे जो पूछा जाएगा उसको वो आंसर देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता तो रिंग करना पड़ेगा। और सबसे पहले बॉटल स्पिन कौन करेगा ये डिसाइड होगा रॉक पेपर सीजर गेम खेल के। जो हारेगा वो सबसे पहले स्पिन करेगा। तो ठीक है, सब लोग खेलना शुरू करते हैं। पहली बार में 3 लोग का सेम आता है, तो फिर वो 3 लोग खेलते हैं, तो 2 लोग का सेम आता है, ऑब्वियसली हमारे जिनियन और अनहाव का। तो उन दोनों में अनहाव हारती है, तो सबसे पहले बॉटल वो स्पिन करती है। टर्न आता है उसके सामने जो लड़का बैठा था उसका, और उसको टास्क दिया जाता है अपने लेफ्ट राइट जो भी है उसमें से किसी को किस करने का। अब उसके एक साइड पे डायरेक्टर बैठा हुआ था, तो वो उसको नहीं जिनियन को किस करता है। तो ठीक है, बॉटल वो स्पिन करता है और इस पर आता है अनहाव पे। उससे क्वेश्चन किया जाता है कि जिसको वो पसंद करती है उस इंसान के लिए सबसे बड़ा चीज वो क्या करी है। वो कहती है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। इस टाइम पे हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जायमो उसके पास आया था उससे पूछने के लिए कि वो कौन से यूनिवर्सिटी में आगे जाना चाहेगी, जिसपे वो बताई थी कि जिंगदा। इस बात पे जायमो कहा था पर मेरा भाई तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और तुम जिंगदा, तो मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो हाँ, इसी तरीके से उसको पता चला था कि जिनियन सिंघुआ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो वो भी उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्रिपरेशन करने लगी थी। एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी ताकि उस यूनिवर्सिटी में जा पाए। तो ये सब बताने के बाद वो बॉटल स्पिन करती है, तो इस बार टर्न आता है जिनियन का। उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्यूबर्टी के बाद ऐसा कौन सा चीज है जो वो अभी तक नहीं भूले हैं। वो बताते हैं कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वो जिंगदा यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, तो उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए, पेपर ऑलमोस्ट ब्लैंक छोड़ा। हाँ, इस टाइम हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका भाई ही था जो उनको बताया था कि अनहाव जिंगदा यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, तो उसी के साथ पढ़ने के लिए तो इतना कुछ किए, पर उनको क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, तो वो बॉटल स्पिन करते, तो इस बार फिर से अनहाव पे आता है। कार्ड चूज करती है चांगशी, तो इस पर रॉक पेपर सीजर खेलना था उनके लेफ्ट में जो है उसके साथ, और जो जीतेगा वो 1 कप ड्रिंक करेगा और जो हारेगा वो 3 कप। वो खेलते हैं अनहाव के साथ, और इस चीज का रिकॉर्डिंग चांगशी कर रही थी। वो पहले पेपर निकाले, फिर सीजर निकाले, देन रॉक, पर अनहाव ही जीती थी, तो वो 1 बार ड्रिंक करती है और जिनियन 3 बार। इस टाइम पे चांगशी उनको वही वीडियो भेजती है और साथ में मैसेज भी करती है कि बड़ा यूनिक तरीके से तुम उसको प्रपोज कर दिए, 5-0। तो इसके बाद फिर से बॉटल स्पिन किया जाता है, दोनों के बीच में आया था इस बार। तो जो चिट उठाया जाता है उस पर जो लिखा है वो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो अब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कोई ऐसा बात बताने के लिए जो उनके लिए भूलना संभव ही नहीं है। इस पॉइंट पे अनहाव पहले कहती है कि बारिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहली बार उस इंसान से बारिश में ही मिली थी। ये सेम आंसर वैसे जिनियन भी देते हैं, पर पता नहीं दोनों का दिमाग कहाँ था, एक दूसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं होता था। खैर, तो ये सब खत्म होता है, घर जाने का टाइम आ जाता है, बारिश हो रहा था, तो वो उसके लिए छाता लेके आते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों को ये बरसात बहुत पसंद था, पर साथ में जिनियन कहते भी है कि पहले मुझे पसंद नहीं था, पर किसी इंसान की वजह से अच्छा लगने लगा। ये सुन के ऑब्वियसली वो उनसे क्वेश्चन करती है कि उस इंसान की वजह से जिससे तुम पसंद, इतना ही तो बोलती है, तभी पीछे से आवाज आता है जिनियन। ये आवाज एक लड़की का था जिसका नाम शिनजी था। वो इस ड्रामा की स्क्रीन राइटर थी। जिस दिन अनहाव आई थी उस दिन वो यहाँ पे आ नहीं पाई थी किसी रीजंस की वजह से, तो पहली बार ही मिल रही थी। इस टाइम पे पता चलता है कि जिंगदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते ना जिनियन, तो वो उनकी क्लासमेट थी वहाँ पे, और वैसे ये तीनों हाई स्कूल में साथ में ही पढ़े हैं। हाँ, अनहाव नहीं पहचानती थी शिनजी को, पर शिनजी पहचानती थी अनहाव को, क्योंकि अनहाव काफी ज्यादा सुंदर थी और इतना चर्चा में भी थी, तो सब तो उसको जानेगा ही ना। खैर, तो वो अनहाव को बताती भी है कि मैं और जिनियन साथ में ही पढ़े हैं जिंगदा यूनिवर्सिटी में। तो इसके बाद उसको जिनियन से थोड़ा काम था, तो वो उससे बातें करने लगती है। तब तक असिस्टेंट आता है, उसको लेके जाता है, और इस पॉइंट पे अनहाव अच्छे से समझ जाती है कि जिनियन जिसको पसंद करते हैं वो कोई और नहीं शिनजी ही है, क्योंकि इस क्रू में वो काम भी करती है, साथ में वो दोनों एक साथ पढ़े भी है और एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। तो वॉलपेपर पे उस लड़की का भी फोटो हो सकता है। मतलब बिना जिनियन से कंफर्म किए वो तो एकदम श्योर हो जाती है कि हाँ, जिनियन शिनजी से ही प्यार करते हैं। खैर, वो लोग होटल पहुंचते हैं, तो जिनियन पहले पहुंच चुके थे, पर सिर्फ असिस्टेंट आता है। अनहाव कहाँ रह गई, तो असिस्टेंट बताता है कि वो ब्रेड वगैरह खरीदने के लिए उतर गई थी, पर छाता नहीं ली थी। तो वो तो हड़बड़ा के जाने लगते हैं उसको छाता देने के लिए, पर जैसे ही लिफ्ट नीचे आता है तब तक वो खुद ही आ जाती है, भींगी हुई थी, जो कि वो देखते हैं। तो असिस्टेंट को कहते हैं रूम 705 में सूप भिजवा देने के लिए। अब ये सब तो ठीक है, पर रात में एक सीन शूट करना था जो कि अनहाव का था। उस टाइम पे जिनियन भी आए थे देखने के लिए। हाँ, अनहाव अपने कैरेक्टर में ही थी अभी, तो ठीक है, उसका शूटिंग कंप्लीट होता है, वो आती है, तब देखती है जिनियन को बात करते शिनजी से। उसको लगता है कि शायद वो उसी के लिए आए हैं नीचे। खैर, वो कुछ नहीं बोलती, वहां से जाने लगती है, पर उसके पीछे पीछे
पीछे जिनियन भी आते हैं ये कहने के लिए कि कल उनका फ्रेंड चेंगवू आ जाएगा तो वो सू हाउस में लेके जाए उसको, वही जैमू का इलाज करने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट डे सब लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जिनियन अंदर नहीं जाते क्योंकि ऑब्वियसली जैमू की माँ पसंद नहीं करती थी जिनियन को, तो वो बाहर ही रहना सही समझते हैं। वो अकेले जाती है, डॉक्टर को लेके मिलवा देती है सभी से। तो ठीक है, वो पेशेंट को देखने लगते हैं, तब तक वो बाहर आके जिनियन को देखने लगती है। उस टाइम पे वो थोड़ा फोन में बिजी थे, अपने काम के सिलसिले में बात कर रहे थे। तो ठीक है, उसको अंदर से कोई बुलाता है तो चली जाती है। जब वापस आके देखती है तो एक बच्चा को देखती है जो उन्हीं की कार पे बॉल फेंक फेंक के खेल रहा था। तो इसका वो वीडियो भी बना लेती है। अब एक बार ऐसे ना बॉल फेंकता है कि चोट उसी को लगने वाला था, तो वो जल्दी से आके उसको बचाती है, पर उसके ऊपर जिनियन आ जाते हैं ताकि उसको कुछ ना हो। पर वो बच्चा तो उल्टा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करना शुरू कर देता है जिनियन को, बहुत उल बोलता है। और वो तो जानबूझ के ही बॉल खेल रहा था उनके कार पे ताकि उनका कार को जो भी नुकसान वो पहुंचा सकता है वो पहुंचा दे। हाँ, ये सुन के अनहाव थोड़ा डांटती भी है उस बच्चे को कि एक तो ये आदमी तुम्हारा जान बचाया, ऊपर से तुम इसी को सुना रहे हो। वो लड़का कहता है कि इस बुरे इंसान के साथ तुम हो ना तो तुम भी बुरी हुई, और बॉल उठा के उसी को मारना शुरू कर देता है। पर ऑब्वियसली जिनियन उसका बॉल पकड़ लेते हैं। अब बच्चा का नाटक भाई क्या ही झेलना। उस बच्चे को माफी मांगने के लिए कहते हैं अनहाव से, पर वो बच्चा इतना ज्यादा बदमाश था वो माफी नहीं मांगता और बॉल छुड़ाने के चक्कर में गिर जाता है तो रोने भी लगता है, घर के अंदर भाग जाता है। तब थोड़ी देर बाद एक मेड आती है जिनियन को बोलने के लिए कि उसकी मैडम मिलना चाहती है जिनियन से, मतलब वही जायमू की माँ या फिर जिनियन की स्टेप माँ। तो वो तो चले जाते हैं, पर वो मेड अनहाव को भी कहती है जायमू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसका फ्यूचर हस्बैंड था वो। तो ठीक है, वो जाने लगती है। पर तब तो मेड की बातों से उसको पता चलता है कि जिनियन अंदर कब से खड़े ही हैं, पर मिसेस वो बिल्कुल भी उनपे ध्यान ही नहीं दे रही है, कब से खड़ा करवा के रखी हुई है। इस बात पे दूसरी मेड कहती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो छोटे थे तो बहुत ज्यादा ठंड था, ऐसे ही उसको बुलाई थी बात करने के लिए, पर खुद गेम खेलने में बिजी थी और बेचारा एक पतला सा स्वेटर पहने हुए था, ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए खड़ा था। उनके माँ के बारे में बोलते रहती है बस। मतलब उन दोनों मेड्स की बातों से पता चल रहा था कि जिनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वो मिसेस सू। तो ये सुन के वो जाती है वहाँ पे। इधर सच में जिनियन बहुत देर से खड़े थे और मिसेस सू अपनी बहन से बातें किए जा रही थी। वो बच्चा उनकी बहन का ही बेटा था और वो भी कोई काम का बात नहीं, बस ऐसे ही बकवास की जा रही थी, इधर उधर का फालतू गॉसिप। और ये सब बकवास करने के बाद वो जिनियन को कहती है कि अच्छा तुम भी यही खड़े हो क्या, मैंने देखा नहीं तुमको। और इतना ही पे उनकी बहन कहती है कि बच्चा है ना ये, तो माफी मांग लो इससे। जिनियन कुछ बोलते नहीं थे, पर बाकी के सारे लोग उनका बहुत इंसल्ट करते हैं। मिसेस सू तो उनको नाजायज बच्चा ही बोल के बुलाती थी, जैसे कि जिनियन का कोई नाम ही नहीं है। सब लोग उनकी माँ के बारे में, उनके बारे में बहुत अपशब्द कहते हैं और वो चुपचाप बस सुनते रहते हैं। इस पॉइंट पे मिसेस सू कहती है कि इस बच्चे से माफी मांग के काम खत्म करो ना। वो बच्चा भी खूब चिल्लाने लगता है कि माफी मांगो माफी मांगो, पता नहीं कैसा ही परवरिश था। खैर ये सब देख रही थी अनहाव भी। वो आती है अंदर, कहती है कि माफी मांगने का बात है ना तो इस बच्चे को मांगना चाहिए। खुद भी बैठती है और जिनियन को भी बैठाती है। वो बच्चा तो साफ साफ मना कर देता है, पर अनहाव उसको समझाती है कि वो कितना कुछ बुरा किया है और बदले में जिनियन उसको प्रोटेक्ट किए हैं। वैसे उसका ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस बच्चे की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। वो कह रही थी कि उनका बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर वो वीडियो बनाई थी ना, ऐसे ही बना ली थी, उसको क्या पता था कि यूज में आने वाला है। तो वो दिखाती है सभी को वो वीडियो और साथ में कहती भी है कि आप क्या चाहती है, मैं जाके अंकल से बात करूं। अब ये बात वो इसीलिए बोली थी क्योंकि ये फैमिली कोऑपरेट करता था उसके अंकल से, चाहे उसके अंकल कितना ही ज्यादा बुरा बर्ताव करे उसके साथ, पर बिजनेस कोई अपना थोड़ी खराब करेगा। तो वही थोड़ा बिजनेस का धमकी देती है मिसेस सू को। वैसे मिसेस सू अभी भी नाटक कर ही रही थी। वो कहती है कि जाओमू का कजन है ये, जाओमू इस हालत में ऊपर पड़ा हुआ है और उसका कजन एक छोटा बच्चा है, तो तुम इसको भी माफ नहीं करोगी क्या। इस टाइम पे जिनियन को देखना था कि वो माफ करती है या क्या करती है। वो कहती है कि नहीं, ये बच्चा नहीं है, इतना बड़ा बच्चा को पता होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है, उसको कहाँ सॉरी बोलना चाहिए, कहाँ थैंक यू बोलना चाहिए। अभी स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला है ना, तो मैं जाऊंगी अपने घर, मैं अपने अंकल से पूछूंगी कि मैं किस एज में ये सारी बातें जानती थी। अब बात फिर से अंकल का आ जाता है बीच में, तो वो कहती है बच्चे को माफी मांगने के लिए। वो बच्चा माफी तो मांगता है पर खुद ही रोना शुरू कर देता है। तो ठीक है, ये सब खत्म करके वो लोग वहाँ से जाते हैं। हाँ, रास्ते में वो गिरने वाली थी तो वो उसको थाम लेते हैं, करीबी भी बढ़ता है, पर ठीक है, कार में वेट करने का डिसाइड करते हैं चेंगबू का। वैसे उनको अच्छा काफी लगा था कि वो उनके साइड से बोली, पर ये ठीक नहीं है ना, जामू के साथ उसका शादी होने वाला है, मिसेस उसकी मदर इन लॉ बनने वाली है, तो उनसे रिश्ता खराब करना सही नहीं है। तो इसीलिए वो उसको कहते हैं मेरी मैटर्स में आगे से इन्वॉल्व मत होना। वैसे इस बात का वो गलत मतलब भी समझ सकती थी, पर वो उसको इसका मतलब समझा देते हैं और वो नहीं चाहते थे कि अनहाव के साथ कुछ बुरा हो। वो कहती है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है, मैं जब अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी ना, तो एक बार वो लोग मुझे एक पार्टी में लेके गए। वहाँ पे उनकी बेटी मुझ पे चिल्ला रही थी कि मैं बिना पापा मम्मी की हूँ, यहाँ पे क्यों आ गई। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं रोने लगी। उन लोग को कोई मतलब नहीं था, वो लोग जाके अपना खाना पीना खा रहे थे, मैं बस रोए जा रही थी। तो वो लोग मेरे साथ कुछ अच्छा करने के लिए इस घर में मेरा शादी तय नहीं किए हैं, बस बिजनेस की प्रॉफिट की बात है। ये सुन के वो उसका सिर सहलाने लगते हैं, जो कि उसको अच्छा भी लगता है, पर इसके आगे और कोई बात नहीं होता। चेंगबू वहाँ पे आ जाते हैं तो वो उनके भाई के बारे में बताते हैं
हैं कि हाँ उम्मीद है कि वो जल्दी ही होश में आ जाएगा, अच्छे से सारा रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, उसके बाद वो जो भी है बता देंगे जिनियन को। तो ठीक है, ये सारा बात होने के बाद वो उसको होटल पहुंचा देते हैं। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जैमू होश में आ जाएगा ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे लिए नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि जैमू के होश में आने के बाद वो अपने इतना साल के प्यार से बिछड़ जाएंगे, उसके बाद वो थोड़े टाइम स्पेंड कर पाएंगे अनहाओ के साथ। पर ठीक है, जिनियन के लिए जरूरी ये था कि उनके भाई का होश में आना, बाकी जो भी है वो देखा जाएगा। उनका फ्रेंड उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि एक बार अपने दिल की बात उससे बता के तो देखो, हो सकता है वो भी तुमसे प्यार करती हो। अब ये सारी बात तो वो समझाता ही है, पर साथ में जिक्र भी करता है कि तुमको याद है पहली बार जब तुमको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उस रात तुम अपना प्यार कन्फेस करने जा रहे थे उसको, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पे? वो बहुत बार पूछता है, वो कुछ नहीं बताते, बस रोए जा रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उस टाइम अवार्ड मिलने के बाद वो बहुत खुश होकर उसके पास जा रहे थे, कॉल पे बात भी कर रहे थे। तो असिस्टेंट बताता है कि वो जो बर्थडे गिफ्ट अनहाओ को देना चाह रहे थे वो उसको मिल चुका है, मतलब एक बुके था। अब थोड़ा आगे जाते हैं तो वो सेम बुके वहाँ पे गिरा हुआ देखते हैं। ये देख के ऑब्वियसली उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये नोट वही था जो वो लिखे थे अनहाओ के लिए। हाँ, तो इस टाइम पे वहाँ पे मिसेस सू आती है और वो उनको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि जैमू और अनहाओ का था। दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया है और इस जिंदगी में वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो बस यही रीजन था कि वो कुछ भी नहीं बोले अनहाओ को उस टाइम पे, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग से तो पता चल रहा था ना कि अनहाओ और जैमू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बीच में आना तो सही नहीं है ना। और आज तक वैसे वो कार्ड भी रखे हुए थे जो उस दिन वो बुके के साथ देने वाले थे। हाँ, उसमें वो भी अपनी फीलिंग्स लिख रखे थे अनहाओ के लिए। खैर, तो अगले सीन में हम दोनों सहेलियों को बात करते देखते हैं। वो लोग मिड ऑटम फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस बारे में बात कर रही थी। अब अनहाओ की फ्रेंड तो ऑब्वियसली अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेगी, पर वो अनहाओ को कह रही थी कि तुम अपने अंकल आंटी के घर चली जाना, उनके साथ स्पेंड करना है। इस बात पे वो सीन सोचती है जब वो अंकल आंटी के घर पे थी तब का। बच्ची थी, डाइनिंग टेबल पे आई थी अपने पेरेंट्स का फोटो लेके, अपने पेरेंट्स को मिस करती थी इसीलिए। पर अंकल आंटी की जो बेटी थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मरे हुए लोग का फोटो क्या लेके घूमना हमेशा। तो उसकी मम्मी इसीलिए अनहाओ से वो फोटो छीन के रख देती है और पेस्ट्री के नाम पे उस छोटी सी बच्ची को बस एक टुकड़ा पकड़ा देती है ताकि उसका वेट गेन न हो जाए, और अपनी बेटी को पूरा एक पेस्ट्री। अब इस तरीके से अपना वीकेंड बर्बाद करने तो वो नहीं जाएगी, इसीलिए वो घर पे ही रहेगी, ऐसा अपने फ्रेंड को बताती है। अब उसकी ये बातें जिनियन भी सुनते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब ठीक है, वो वीकेंड आ भी जाता है, अकेली बैठी हुई थी, ड्रिंक करे जा रही थी और जिनियन का अवार्ड शो देख रही थी जब उनको पहली बार अवार्ड मिला था वही वाला। तो इस टाइम पे उसकी फ्रेंड भी उसको कॉल करती है, ऐसे ही बात करती है। उसके बाद उसके फ्रेंड को जिनियन का आवाज सुनाई देता है, तो ऑब्वियसली पूछती है इस बारे में, जिसपे वो बताती है कि वो उन्हीं का शो देख रही है। इस बात पे उसकी फ्रेंड कहती है कि जिस दिन जिनियन को ये अवार्ड मिला था तुम्हारा पति भी तो उसी दिन है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले थे जिनियन, पर वो आए नहीं थे और तुम तो अपना प्यार भी कन्फेस करने वाले थे उनसे उस दिन। अब हाँ, ये सारा बात सही था, अगर उस दिन वो आए होते तो वो उनसे अपना प्यार का इजहार करती, पर वो आए ही नहीं। अब इसके पीछे का रीजन तो वो भी नहीं जानती, पर फिलहाल उसकी फ्रेंड को उसकी मम्मा बुला लेती है तो वो चली जाती है। और अब अनहाओ याद भी करती है कि उसी के टाइम से तो जिनियन उसको अवॉइड करने लगे। एक बार जामू के साथ ट्रिप पे भी गई थी, वहाँ जिनियन का भी आने का बात था, तो वो मैसेज की कि वो कहाँ पे है, पर वो बस बोलती है कि बिजी हूँ। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिए, न उससे कांटेक्ट किए, कुछ भी नहीं। हाँ, जैमू ही कॉल किया था उनको पूछने के लिए कि वो आ रहे हैं या नहीं, तब जाके वो फोन उठाए थे, पर अनहाओ को अवॉइड कर रहे थे। और उसी टाइम के बाद तो उसको पता चला कि जिनियन किसी को पसंद करते हैं। तो उसके बाद से बहुत दिन तक उसमें और जिनियन में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, पर बहुत दिनों बाद वो मिले थे जिनियन से। खैर, तो ऐसे ये सारी बातें सोच रही थी। उसके बाद सबका पोस्ट चेक करती है। आज फेस्टिवल था तो सारे लोग पोस्ट डाले थे, वो लोग ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो इसमें उसको जिनियन का भी हाथ दिखता है, मतलब वो चेंगवू के साथ थे, मतलब ये फेस्टिवल जिनियन चेंगवू के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे ऐसा उसको लगता है। तो बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि बस वही एक अकेली है। पर इस टाइम पे जिनियन घर आ जाते हैं। अब उनको देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि तुम तो चेंगवू के साथ थे ना। वो कहते हैं एक डॉक्यूमेंट रह गया था तो वही लेने के लिए आया हूँ। इतना बोल के उसके लिए मून केक्स लेके आते हैं। अब ये कहाँ से आया, तो वो कहते हैं कि एक ब्रांड उनको गिफ्ट किया है, तो उसको खाने के लिए कहते हैं। तो ठीक है, फिर दोनों आके साथ में खाते हैं। अब ये मून केक्स तो वो कहीं पे भी खा सकते थे, डॉक्यूमेंट उनका असिस्टेंट लाके दे सकता था, पर सब कुछ वो खुद किए। क्यों? उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्या इतना दिमाग नहीं था उसके पास ये समझने के लिए? खैर, खाते तो है। साथ में वो कहती है कि मैं बहुत सारा ड्रिंक्स लेके आई हूँ, तो करना चाहोगे? तो ठीक है, वो जाते लाने के लिए। तब पता चलता है कि अनहाओ ऑलरेडी बहुत सारा ड्रिंक कर चुकी है। तो उसको कहते भी है कि इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। वो कहती है यूजुअली नहीं करती हूँ, आज हॉलीडे पे की हूँ बस। तो ठीक है, ये सब खाने पीने के बाद वो लोग कोई शोज देखने का डिसाइड करते हैं। तो शोज तो कुछ अच्छा नहीं था, तो मूवी किसका? तो हमारे जिनियन का। वो लोग वो मूवी देख रहे थे जिनियन का, जिसके लिए
ही उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो उस सीन में वो नहा रहे थे, वो गौर से देख रही थी और अचानक से कहती है तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है। देन रियलाइज करती है कि क्या बोलती, थोड़ा सा उनको भी अजीब लगता है। तो टॉपिक चेंज करने के लिए वो उससे पूछते है कि तुमको मेरा कौन सा ड्रामा पसंद है। तो वो उस ड्रामा का नाम बताती है। हाँ, अभी जो ड्रामा चल रहा था ना वही ड्रामा उसको बहुत पसंद था और लोगों को भी तो पसंद था, इसीलिए तो उनको अवार्ड भी मिला था। और इस टाइम पे वो कहती भी है कि तुमको जिस दिन अवार्ड मिला था ना, मेरा बर्थडे उसी दिन है। तुम बोले थे कि तुम आओगे, मैंने और जामू ने कितना बार कॉल किया तुमको, पर तुम नहीं आए। अब उनके साथ जो हुआ था वो तो उसको बताने से रहे। वो कहते हैं मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था ना इसीलिए। पर साथ में कहते भी है कि मुझे भी ये मूवी काफी पसंद है, पर मैं कभी देखता नहीं हूँ क्योंकि इसी मूवी के बाद तो मेरा करियर तो ग्रो किया नो डाउट, पर मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को मैंने खो दिया। अब इस बात से तो वो भी समझ पाती है कि वो उसी लड़की के बारे में सोच रहे होंगे जिससे वो प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि वापस मिले तुम मुझसे। वो बोलते हैं हाँ मिला। वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि शिनजी है क्या। इतना बोल बोल के डेफिनेटली रो भी रही थी और साथ में कह भी रही थी कि देखो तुम्हारे प्राइवेट मैटर में मुझे नहीं घुसना चाहिए था, पर चिंगशी बता रही थी कि तुम और वो लड़की दोनों एक साथ पढ़े हुए हो एक्टिंग करने से पहले, और उसके पहले 2-3 साल टच में नहीं थे, तो सब कुछ तो उसी से मैच कर रहा है ना, तो इसीलिए मुझे लगा। ये सब बोलते बोलते ऐसे ही सो जाती है। तो वो उसको रूम में लेके जाके सुला देते, पर हफ उनको जाने नहीं देती, उनको पकड़ लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स को कितना मिस कर रही थी, कितना जिंदगी में अकेली हो गई थी, ये सारा बात बोल रही थी नशा के हालत में। उसके अंकल आंटी तो है पर उसको सामान से ज्यादा कुछ समझते नहीं है, बस ज्यादा दाम में बेचना चाहते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो बगल में ही सोई हुई थी जिनन के। अब उसको याद तो नहीं था कि रात में कुछ हुआ या नहीं, बस ड्रिंक करी थी ढेर सारा, इतना याद था। तो जिनन जैसे ही उठते वो उनको कहना शुरू कर देती है कि देखो मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, मेरा कुछ भी मतलब नहीं था। ऐसे ही कर करके बोले जा रही थी। पर जिनन कहते हैं सिर में दर्द हो रहा है क्या। वो तो देखती रह जाती है, पर वो इतने देर में चले जाते हैं उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए। तो ठीक है, वो तो सूप पीती रहती है, तब तक उनका टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का। तो वो जाने से पहले उसको बताना नहीं भूलते। वो उससे कहते हैं कि देखो ये सच है कि क्रू के किसी एक इंसान को मैं पसंद करता हूँ, पर वो शिनजी नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स है और कुछ नहीं। और वो मैरिड है, उसका उसके पति के साथ रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लास्ट ईयर 2 बच्चा भी हुआ है उसका, ट्विंस। तो ठीक है, इतना बोल के वो तो चले जाते हैं। तो वो फिर से उसी क्वेश्चन पे आ जाती है कि वो शिनजी को पसंद नहीं करते तो फिर किसको करते हैं। खैर इस टाइम पे वो जाके वही मून केक्स का पैकेट देखती है तो उसमें बिल था, मतलब कोई ब्रांड उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया था, वो खरीद के लेके आए थे उसके लिए। इतना कुछ होने के बावजूद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फॉर्चुनेटली उसकी फ्रेंड उसकी जैसी गधी नहीं थी, वो सारी बात सुनती है अनहाव का। देन कहती है कि हो सकता है जिनियन जिसको पसंद करते होंगे वो तुम होगी, तुम भी तो इस क्रू में ही हो ना, तुम भी उनके साथ कॉलेज टाइम पे पढ़ती थी, तुम लोग का भी बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं था, तो सब कुछ तो मिल ही रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों तो बारिश में भीगते हुए ही पहली बार मिले हैं। और ये भी तो बात था ना कि जिनियन इतने फेमस है, इस इंडस्ट्री की ढेर सारी लड़कियां मरती है उनपे, उनके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, पर उनके करीब आज तक कौन आ पाई है, सिर्फ अनहाव ना। तो हो सकता है ना कि जिनियन उसको पसंद करते होंगे। अब हाँ श्योर तो नहीं थी, पर मन में उसका लड्डू जरूर फूट रहा था। इधर जिनियन को मैसेज आता है चेंगू का कि उनका भाई यानी कि जैमू 15 दिन में होश में आ सकता है, ऐसा संभावना है। तो ठीक है, वो सोचते हैं कि जब तक जैमू होश में नहीं आता है तब तक जितना हो सके वो अनहाव के साथ अच्छे से रहे, वो थोड़ा खुश रह पाए, बस इतना। तो यही सोच के वो उसके पास पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों में कुछ खास बात तो होता नहीं है, दोनों तो शर्माने में ही बिजी थे। खैर वो उसके लिए उसका फेवरेट पेस्ट्री लेके आए थे तो वो उसको दे देते हैं। और इस टाइम पे उसको याद आता है स्टार्टिंग वाला पेस्ट्री लाने वाला बात। तो सोचती है कि हो सकता है क्या कि उस दिन भी पेस्ट्री वही लेके आए हो। नहीं, इस पर सिर्फ सोच के नहीं रह जाती है, उनको मैसेज भी करके पूछ ही लेती है। तो वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ। बहुत अच्छा लगता है उसको ये जान के। खैर तो सीन शिफ्ट होता है उनके ड्रामा के शूटिंग पे। इस टाइम पे जिनियन और अनहाव का किसिंग सीन होने वाला था, रियल किस। तो डायरेक्टर पूछ लेता है जिनियन से कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो कहते हैं नहीं। अनहाव से भी पूछ लेते हैं, वो भी कहती है कि नहीं। वैसे जिनियन किसिंग सीन शूट करने वाले हैं, ये बाकी लोग के लिए काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि वो यूजुअली किसिंग सीन शूट करते नहीं थे, पहली बार करने के लिए माने थे, वो भी अनहाव के साथ। अब बाकी लोग को क्या पता कि उन दोनों का केमिस्ट्री क्या है, पर आपको तो पता है ना। खैर तो उन लोग का शूटिंग स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, वो उसको सोफा पे पटकते हैं, किस करने ही जा रहे थे पर डायरेक्टर रोक देता है। क्यों? क्योंकि किस करने के बाद आग बंद करना था अनहाव को, वो पहले कर ली थी। तो ठीक है, फिर से किया जाता है। इस बार वो उसको फिर से लिटाते हैं, किस कर लेते हैं, पर वो खुद ही रुक जाते हैं क्योंकि फिर कुछ गड़बड़ हो गया था। ऐसे कर करके बार बार इस सीन्स का रीटेक होता है और हर बार किस तो उसको कर ही रहे थे, पर बार बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जा रहा था। खैर तो एक बार फाइनल टेक होता है, इस बार सब कुछ सही था, जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था एकदम वैसे ही वो लोग कर रहे थे, एक दूसरे को किस भी करते हैं, कहीं से भी कोई एंगल से कुछ भी गड़बड़ नहीं था। बाकी लोग के लिए भी काफी शॉकिंग था क्योंकि देख के तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, और वैसे रियलिस्टिक था भी, जो भी था एक्टिंग काफी अच्छा था, सारे लोग बहुत बड़ाई करते हैं उनका। खैर तो ये सब खत्म करके जब जिनियन बाहर जाते हैं तो उनकी फ्रेंड जिंगशी उनको मिल जाती है, कहती है कि तुम तो
एक ही बार में कोई भी सीन एकदम परफेक्ट शूट कर दे, फिर आज इतना बार रीटेक लेने का जरूरत क्या पड़ गया। वो कहते हैं बस नर्वस था थोड़ा तो इसीलिए। इधर वैसे ये दोनों सहेलियां भी इसी बारे में बात कर रही थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी। अनहाव भी एकदम दिल धक धक कर रहा था उसका। तो यही सब बात कर रही थी, तभी देखती है एक आदमी लिन शी को जबरदस्ती लेके जा रहा है। वो बहुत हेल्प मांगती है उन दोनों से। हाँ, अनहाव जा रही थी उसकी हेल्प करने, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम भूल गई क्या कि वो किस तरीके से ट्रीट किया तुमको। ठीक है, फिर भी वो जाती है। वो आदमी तो अंदर लिन शी के साथ जबरदस्ती करे जा रहा था। लिन शी को ऑब्वियसली मेडिसिन दिया गया था। तब बाहर से ये लोग डिस्टर्ब करना शुरू करती है, होटल वेटर बन के। मतलब कहती है कि इस रूम में जो कस्टमर आई हैं उनका डायमंड रिंग हो गया था, तो हमें मिल गया है, हम वही लेके आए हैं। अब वो आदमी गेट खोल नहीं रहा था, तो अनहाव के फ्रेंड पुलिस बुलाने की बात करती है। तो ये सुन के वो आदमी गेट खोलता है और अनहाव तो स्प्रे लेके रेडी थी ही, तो वो उसके ऊपर स्प्रे कर देती है। फटाफट से दोनों लड़कियां मिलकर लिन शी को लेके जाती है वहां से। अनहाव उसको अपने रूम में लेके जाती है और अपने फ्रेंड को बोल देती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो ठीक है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। थोड़ी देर में लिन शी को होश भी आ जाता है। तो अनहाव उसके बगल में बैठी हुई थी। उठते उठते पहला क्वेश्चन लिन शी उससे यही करती है कि तुम मुझे बचाई क्यों, हमारा रिश्ता तो अच्छा नहीं है ना, और ऊपर से मैंने तो तुमको टारगेट भी किया है ना। अनहाव कहती है कि हाँ, मैं कब बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो और मैं बस देखती रह जाऊँ। तुम्हारे साथ नहीं, किसी भी लड़की के साथ। पर ठीक है, ऐसा फ्री में जाने नहीं देती। उसका इलाज हुआ था तो पैसा तो खर्च हुआ था ना, तो पेमेंट करने के लिए कहती है लिन शी को, वो भी कर देती है। पर जाते जाते वो सॉरी बोलती है अनहाव को, पर नहीं, अनहाव उसको माफ नहीं करती। खैर, तो उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड आती है वहाँ पे, दोनों इसी बारे में बात करती है। इस पॉइंट पे उसकी फ्रेंड उसको एक वीडियो दिखाती है, वही वाला जिसमें जिनियन उस लीचे टाइप के शेन को कह रहे थे वो जूस पीने के लिए, और नहीं पीने पे बॉटल फोड़े थे, ये सारी बातें बोले थे, वही वीडियो था वो। अब इस वीडियो में कहीं पे भी अनहाव का नाम नहीं था, तो एक्जैक्टली किस लड़की का बात चल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि पता है, लोगों के बातों से पता चल रहा है कि वो शेन उस रात किसी लड़की को मेडिसिन देने वाला था, उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाह रहा था, और उसी का पनिशमेंट जिनियन उसको इस तरीके से दिए। तो जिनियन तो अच्छे आदमी है, ये तो पता चल ही रहा है, पर वो लड़की कौन है ये अभी तक पता नहीं चल रहा था। पर हाँ, अनहाव को वो जूस देख के समझ में आ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो खुद होने वाली थी। ये बात वो अपने फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड तो डर ही जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक दूसरों पे हो रहा है तब तक तो सब ठीक है, पर जब बात अपनों पे आ जाता है तब पता चलता है कि किसी बात का गहराई किस लेवल का है। खैर, तो थोड़ा सा चिंता हो जाता है उसको अनहाव का, पर अनहाव कहती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ, और उस टाइम जब जिनियन मेरे ग्लास में ऐश डाल दिए थे अपने सिगरेट का, तो मुझे लगा कि शायद बदला ले रहे मुझसे, पर वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इस टाइम पे उसकी फ्रेंड भी बताती है कि कितना दुख भरा लाइफ रहा है जिनियन का, और उनके पास्ट के बारे में सब कुछ जानता था। मतलब माँ का जबरदस्ती होने की वजह से उनका जन्म होना, उनके पापा कभी वैल्यू नहीं देते थे उनका, और स्टेप माँ मिली तो वो कभी भी पसंद करती नहीं थी। बचपन में ही इतना खतरनाक बीमारी हो गया था जिसकी वजह से जायमू उनका जान बचाया था। तो कुल मिला के जिंदगी तो उनका अच्छा रहा नहीं, पर फिर भी वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। खैर, तो अब वो सोचती है कि वो इतना कुछ करें उसके लिए, तो कम से कम एक मील का ट्रीट तो वो उनको दे ही सकती है। तो उनसे टाइम पूछती है कि वो कब फ्री है। वो कहते हैं वो 27 तारीख को फ्री है। तो दोनों का मिलने का बात तो हो जाता है 27 को, पर इस टाइम पे उसको याद आता है कि 27 तारीख को जिनियन का बर्थडे है। तो वो जल्दी से भागती है उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए। अब वहाँ पे उसको समझ में तो आ नहीं रहा था क्या ले, तो वहाँ की सेल्स गर्ल उसको रिकमेंड भी करती है कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रहे हैं तो टाई, बेल्ट, कफ रिंग्स, बो टाइज कुछ भी ले सकते हैं। वो सब कुछ ले लेती है। तो ठीक है, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। वो अचानक से रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ से उनके लिए उनका सरप्राइज लेके आती है। बहुत प्यार से उनके लिए केक लेके आती है, उनको बहुत प्यार से विश करती है, और उनके लिए इतना सारा गिफ्ट लेके आई थी वो भी उनको देती है। वो भी कहते हैं कि इतना सारा। वो बोलती है मुझे पता नहीं था ना कि तुमको पसंद क्या आएगा, तो इसीलिए मैंने सब कुछ ले लिया, तुम देख के बताओ ना तुमको अच्छा लग रहा है या नहीं। वो बिना देखे कहते हैं कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो बताते हैं कि मेरी माँ के डेथ के बाद ना मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कोई गिफ्ट दिया भी नहीं है कभी भी, पर तुम ये गिफ्ट लेके आई ना, गिफ्ट जो भी हो, पर तुम गिफ्ट लाने का सोची, यही बहुत बड़ा बात है। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। वो कहती है इतना ही अच्छा लगा तो हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे फिर तुम्हारा बर्थडे। अब वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी इसका मतलब, पर वो सीधे कहते हैं कि ठीक है। तो ठीक है, मजाक मजाक में वो उनको केक लगा देती है। दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों खुश थे, और इसके बाद उनका जिंदगी थोड़ा बहुत अच्छा बीतता भी है उस दिन तक जिस दिन तक जायमू को होश नहीं आता। एक दिन वो दोनों ऐसे ही आते हैं, तब वहाँ उन लोगों को मिल जाती है मिसेस सू अपनी बहन के साथ। उन लोग को बताने के लिए आई थी कि जायमू को होश आ चुका है, और अब जो इतना दिन से नाटक चल रहा था ना जिनियन का जायमू बनने का, वो खत्म करने का भी टाइम आ गया है। मतलब शादी तो फिक्स
जैमू का हुआ था ना अनहाव के साथ, पर जैमू का तबीयत खराब होने की वजह से जिनन के साथ हो गया था। पर सारे लोग को यही पता है कि अनहाव जैमू की वाइफ है। तो ठीक है, वो आंटी अनहाव को अपने साथ लेके चली जाती है, उसको वहाँ पे समझाना शुरू कर देती है कि उसका और जिनन का जो फेक शादी हुआ था उसको खत्म करने का टाइम आ गया है। तो अब उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम जैमू के साथ रहना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ, और जितना हो सके वो जिनन से दूर रहेगी उतना बेटर। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उनका बकवास सुनने जा रही थी। इधर मिसेस सु जिनन को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी माँ जैसे मेरे पति को सीड्यूस की थी, वैसे ही तुम अपने भाई की वाइफ को सीड्यूस करना चाहते हो क्या? जब तुम दोनों का शादी हुआ था तो जैमू और अनहाव का शादी हो रहा है ये बात आया था बाहर, तो तुम्हारा नाम कहीं भी शामिल नहीं है। तो आगे से अनहाव से मिलने की कोशिश भी मत करना। बेचारे जिनन एंड अनहाव दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। खैर दूर तो हो चुके थे, बस एक दूसरे के बारे में सोच के रो सकते थे, फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसके बाद हम 1 महीना बाद का सीन देखते हैं। जिनन ऐसे ही बिजनेस डिनर पे आए हुए थे, तो वो लोग आपस में सू फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि उनकी स्टेप माँ के बारे में। उनकी कंपनी को अचानक से फंड्स का जरूरत पड़ गया, तो मिसेस सू उसी में बिजी है। और अब तो ये भी बात आ रहा है कि उनका जो बेटा है जिसका शादी हुआ है शाओ फैमिली की बेटी से, यानी कि अनहाव से, उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। अब अचानक से डिवोर्स क्यों हो रहा है? तो एक दूसरी लड़की बताती है कि जैमू एक कॉलेज स्टूडेंट को पसंद करने लगा है और उस लड़के से शादी करना चाहता है। उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसकी वाइफ से तो अच्छा ही है। तो बस उन लोग को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शादी करने के पीछे पैसा ही है। ये सब सुन सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिनन को। वो उसी टाइम वहां से निकल जाते हैं। इधर हम बार में सच में जैमू को एक लड़की के साथ ही देखते हैं। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था उस लड़की में और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था अनहाव के साथ। अनहाव उसको जाके कहती भी है कि घर चलो मेरे साथ, तुम घर नहीं आए हो बहुत दिनों से, पर वो उसको धक्का दे देता है। और इसी टाइम पे वहां पे एंट्री होता है जिनन का। बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थे। वैसे अनहाव भी 1 महीना बाद ही देखी थी जिनन को, वो यूजुअली इस शहर में आते ही नहीं थे। अब जिनन ठहरे इतने बड़े सेलिब्रिटी, तो सारी लड़कियां तो पागल ही हो जाती है उनको देख के। पर फिलहाल उनको किसी को पागल नहीं करना था, सब बाहर जाती है, सबको मतलब भगाते हैं वो। एंड देन अपने भाई को पीटना शुरू कर देते हैं। उस बेचारे को तो कुछ बोलने भी नहीं देते, वो तो इतना डर जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो गलती क्या कर रहा है। पर ठीक है, जिनन को अनहाव ही रोकती है, तो इस वजह से वो जैमू को मारते तो नहीं है, पर अनहाव को लेके वहां से जरूर चले जाते हैं। पर इस टाइम पे झूठ बोलना कम नहीं होता है उनका। वो पूछती है कि तुम तो यहाँ पे नहीं थे ना, अचानक से कैसे आ गया? वो कहते हैं एक इवेंट था उसके लिए आया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। अनहाव को अच्छे से पता था कि इतने दिन में वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे, तो किस बात का इवेंट था? वो उसका डिवोर्स का न्यूज सुन के यहाँ आए थे, उसको पता था ये बात। खैर तो इस टाइम पे वो कहती है कि तुम मेरा हेल्प करोगे मेरा सामान होटल में लेके जाने के लिए? वो कहते हैं हाँ। तो ठीक है, वो अपना सामान तो लेके आ जाती है जैमू के घर से, पर अभी वो होटल में ही रहेगी और कोई जगह कहाँ ही रहेगी, और उसको अकेले ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसके फ्रेंड बिजी है अपनी माँ का ध्यान रखने में। तो इस पॉइंट पे जिनियन कहते हैं कि अकेले होटल में रहना सेफ नहीं है, तो तुमको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो, चिंता मत करो, मैं अधिकतर बिजी रहता हूँ काम के सिलसिले में, तो दिन में तो तुम अकेली रहोगी, कुछ ही टाइम के लिए घर आता हूँ। वैसे उसको कोई प्रॉब्लम था नहीं, खुद ही से बताए जा रहे थे वो। तो ठीक है, वो उसको अपने घर पे लेके आते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी उसके काम का सारा सामान रखा हुआ था, नया कपड़ा हो, कॉस्मेटिक्स हो, हर एक चीज, जिस चीज का भी उसको नीड पड़ेगा वो सब कुछ रखा हुआ था। तो ठीक है, फिलहाल उसको वहाँ पे छोड़ के वो निकल जाते हैं। इस टाइम पे उसको जैमू का मैसेज आता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे भाई से मेरा बात करवा दो, मेरा भाई मुझे गलत समझ रहा है। उसको इररिस्पॉन्सिबल इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने वाइफ और बच्चों को छोड़ के चला जाता है, और इसीलिए तो वो आए थे मुझे पीटने के लिए उस दिन। तो ठीक है, ये मैसेज वो देखती है। वैसे उसको तो पता ही था कि जैमू सारा नाटक कर रहा था उसको फ्री करवाने के लिए, पर ये बातें जिनियन को थोड़ी पता था। वो तो उसका कॉल बस अवॉइड करे जा रहे थे। तो इस टाइम पे उनका भाई उनको वॉइस मैसेज करता है कि भाई सच में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब कुछ अफवाह फैलाना जरूरी था अनहाव को इस घर से बाहर निकालने के लिए। अनहाव जिंदगी में बहुत कुछ झेली है, इस घर में उसका कोई अच्छा फ्यूचर है नहीं, और मैं उसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ। मेरा रेपुटेशन खराब हुआ तो चलेगा, पर वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो अब ये सब मैसेज देखते देखते वो भी आ जाती है वहाँ पे। पहले तो फोन से पूछती है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे आए क्या? वो कहते हैं हाँ। इस बात पे वो समझाती है कि जैमू कुछ भी गलत नहीं किया है मेरे साथ, हम दोनों इस बात पे अग्री हुए थे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। और इस टाइम पे फाइनली हिम्मत करके पूछ ही लेती है कि तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम हो? जिनियन कहते हैं जब तुमको पहली बार देखा हो ना तभी से करता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ पर करता हूँ। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचता था कि जिंदगी में कभी तुमको किसी बात का दिक्कत ना हो, इसीलिए तो कभी कह नहीं पाया तुमसे। इस पॉइंट पे वो उनसे कुछ कहती नहीं है, बस किस करती है। तो वो भी पीछे क्यों रहे, वो भी उसको किस करते हैं। मतलब दोनों अपने रिश्ते के लिए तो रेडी थे, पर फिलहाल कुछ करने के लिए रेडी नहीं थी अनहाव, क्योंकि वो पीरियड्स में थी। तो ठीक है, वो नहाने चली जाती है और इस टाइम पे वो जैमू को कॉल करते हैं खुद से, और इस टाइम पे वो अपने से कहते
देता है कि उसको शादी करने का कोई शौक नहीं है अनहाव के साथ। उसकी माँ तो प्रॉफिट्स के लिए ही करवा रही थी ना, पर ऑलरेडी उसके कंपनी में अच्छा हालत तो चल नहीं रहा है, तो क्यों शादी करना है, उसको नहीं करना है। तो इतना बात होने के बाद कॉल तो कट जाता है। देन उनका असिस्टेंट का कॉल आता है उनको, और तब पता चलता है कि जो मिसेस सू है यानी कि उनकी स्टेप माँ, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उनके पापा के साइड के लोगों से। मतलब वो लोग अब उस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, पर मिसेस सू उस कंपनी को किसी को देना नहीं चाहती है, तो इसीलिए अपने बेटे का ऐसा घर में शादी कराने का सोच रही है जिसका फैमिली स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, पैसे का कोई दिक्कत ना हो। इस बात पे वो कहते हैं कि कितना फंड चाहिए उनको। असिस्टेंट बताता है 100 मिलियन। तो ठीक है, वो कहते हैं कि पैसे भिजवा दो, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके भाई का जिंदगी बर्बाद हो। खैर ये सब बात कर ही रहते तभी अनहाव आ जाती है वहाँ पे। उसको अकेले नहीं सोना था, जिनियन के साथ सोना था। तो इस टाइम दोनों लेटे हुए थे, तो नींद तो पड़ नहीं रहा था। तो वो उनसे क्वेश्चन करती है कि तुम मुझसे कांटेक्ट करना क्यों छोड़ दिए थे। इस पॉइंट पे भी वो उसको सारा सच नहीं बताते कि उनको क्या पता चला था। इनफैक्ट वो कुछ बताते ही नहीं है। इस पॉइंट पे वही कहती है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहती थी और मैं उस टाइम तुमको ये देना चाहती थी। वो एक लेटर था तो उनको दे देती है, पर नहीं अभी पढ़ने से मना करती है। कहती है कि कल तुमको ट्रिप पे जाना है ना, तो उसी टाइम पढ़ना रास्ते में। तो ठीक है, सो जाते हैं दोनों। तो नेक्स्ट डे वो उस लेटर को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मतलब कि वही सारा लाइंस था जो मिसेस सू उनको सुनाई थी, जो कि उस रिकॉर्डिंग में वो जैमू से बोल रही थी। तो ये जानते ही वो जैमू को सीधे कॉल करते हैं। उससे पूछते हैं कि 5 साल पहले क्या वो एक लव लेटर का रिहर्सल कर रहा था अनहाव के साथ। जैमू कहता है कि हाँ, वो किसी को लव लेटर देने वाली थी। वो कौन है वो तो नहीं पता, पर हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। ये सुन के उनको बहुत खुशी होता है और शायद सोचते भी है कि अगर उस टाइम वो मिसेस सू का बात नहीं सुने होते, डायरेक्टली जाते अनहाव के पास अपना प्यार कन्फेस करते, तो शायद उस टाइम से वो दोनों साथ ही होते हैं। अब जो भी था, पर इस चीज की वजह से वो बहुत खुश थे। तो इधर अब मिसेस सू को देखते हैं। उनका आदमी आता है उनके पास बताने के लिए सू ग्रुप का बहुत सारा शेयर्स कोई खरीदा है। अब ये तो वो आदमी बताता ही है, साथ में ये भी बताता है कि चेंग वू यानी कि वो डॉक्टर जो जैमू को ठीक किया है वो जिनियन का फ्रेंड है, तो हो ना हो कंपनी का शेयर्स जिनियन ही खरीदे हैं। और इसी के साथ वो आदमी ये भी बताता है कि अनहाव अब जिनियन के साथ ही रह रही है। ये सारा बात सुन के मिसेस सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये सोच के कि जिनियन उनके बेटे से सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। एक तरह अनहाव को देखते हैं, वो तो घर पे अकेली थी, तो ऐसे उनका डायरी देख रही थी, उसमें वही नोट था, वही बर्थडे कार्ड। तो इसके बारे में जानने के लिए वो जिनियन को कॉल करती है, पर उनका कॉल चेंगवू उठाते हैं क्योंकि वो थोड़ा काम में बिजी थे इसीलिए। तो वो चेंगवू से ही पूछती है कि आप तो बहुत अच्छे फ्रेंड है ना जिनियन के, उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे आप। चेंगवू कहता है कि हाँ। तो वो पूछती है कि जिनियन बर्थडे कार्ड किसके लिए बनाए थे। तब चेंगवू बताता है कि 5 साल पहले जिस दिन उसको अवार्ड मिला था उस दिन तुम्हारा बर्थडे था, वो तो बिना चेंज किए तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा था, बहुत खुश था। पर तब उसको मिसेस सू मिल गई और उसके बाद जो भी हुआ सब कुछ बताता है चेंगवू उसको, वही रिकॉर्डिंग के बारे में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो अब जिनियन जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की को हर्ट तो नहीं करेंगे ना, इसीलिए कभी उसको कुछ बताए नहीं। और इतना ही नहीं, आज जाके चेंगवू उसको ये भी बताते हैं कि उसी के लिए तो वो जिंगदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि अनहाव जिंगदा में पढ़ना चाहती है। हाँ, वो पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वहाँ पे इस चीज का पढ़ाई अच्छे से नहीं होता था, तो वो एक्टिंग में आए क्योंकि अनहाव को एक्टिंग पसंद था। तो ये सब सुन के उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो निकल जाती है उनके पास जाने के लिए, फ्लाइट लेती है, वहाँ पे पहुंचती है एंड देन बुके लेके उनके रूम पे। जिनियन के लिए ये बहुत अच्छा सरप्राइज था, उसको अचानक से यहाँ पे देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे दोनों ही एक दूसरे से मिलके काफी खुश थे, पर इस टाइम पे वो देखती है कि उनको चोट लगा हुआ है। तो ये चोट कैसे लगा, जिसपे वो बताते हैं कि शूट करते टाइम एक तार टूट गया था, तो उसी पे हाथ रगड़ा गया, पर इतना ज्यादा सीरियस नहीं था ना, तो इसीलिए वो अनहाव को बताया नहीं। तो ठीक है, ये सब बात करने के बाद वो नहाने चले जाते हैं, पर इसी टाइम अनहाव को भी नहाना था और इस टाइम वो उनको कहती भी है कि मेरा पीरियड्स खत्म हो चुका है। अब इसका मतलब वो तो अच्छे से समझ रहे थे। तो ठीक है, नहाने के बाद वो लोग ये नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। ये सब करने के बाद उन दोनों को ही भूख लग जाता है, तो जिनियन जाते हैं बाहर कुछ खरीदने के लिए। अब कुछ देर बाद वो अकेली थी, तो अचानक से उसके रूम में कोई नॉक करता है, लाइट भी चला जाता है। डर के मारे तो उसका एकदम हालत खराब हो गया था। जो आदमी था वो जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था कि गेट खोलो, गेट खोलो। गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। वो फटाफट से कॉल ट्राई कर रही थी जिनियन को। जिनियन कॉल उठाते तो एकदम घबरा के बोलती है कि कोई गेट पे है। वो भी सुन के एकदम भागते दौड़ते आते हैं वहाँ पे। आके चेक करते हैं तो बाहर तो कोई नहीं था। गेट पे आके बताते हैं कि वो आ गए, तब जाके वो गेट खोलती है। फॉर्चुनेटली वो ठीक थी, कुछ नहीं हुआ था, बस बहुत ज्यादा डर गई थी। तो वो उसको शांत करते हैं और इसके बाद वो जाते हैं चेंगवू से मिलने के लिए। चेंगवू बताता है कि कोई पियक्कर था, गलती से उस रूम में आने की कोशिश कर रहा था, पर साथ में कहता भी है कि शू ग्रुप का शेयर्स एक्वायर करने के बाद तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारा इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब फिल्म सेट पे वायर का टूटना, ऐसे किसी का होटल रूम में नॉक करना, तुम्हारा एक्सीडेंट करने की कोशिश करना, 3 इंसिडेंट हो चुका है ऐसा, तो ये शायद कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिनियन कहते हैं मुझे पता है इसके पीछे कौन है। तो उस इंसान से तो वो कल मिलने जाएंगे, पर फिलहाल जाते हैं अनहाव के पास। वो अभी भी बहुत डर रही थी, एकदम छोड़ ही नहीं रही थी उनको। तो वो थोड़ा सा इधर उधर का बात करके, थोड़ा रोमांटिक बात करके उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। वो सो भी जाती है और नेक्स्ट डे
एक डॉक्यूमेंट लेके वो पहुंच जाते हैं मिसेस सू के पास। वो एक एग्रीमेंट था जिसपे अगर जैमो साइन कर देगा तो उसके बाद सू ग्रुप का जो भी शेयर्स वो एक्वायर किए हैं वो सब जैमो का हो जाएगा। इतना ही चाहती थी ना मिसेस सू, तो लो वो दे दिए। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसके बाद किसी भी तरीके से आप अनहाव को हर्ट करें। इतना बोल के वो चले जाते हैं। वैसे मिसेस सू को तो यही चाहिए था और वो अच्छे से जानती थी जिनियन की कमजोरी अनहाव ही है, तो उसी पे हमला करना ज्यादा बेनिफिशियल था उनके लिए। अब ये सब बात तो बोलती है, साथ में ये भी बोलती है कि जब जिनियन का जन्म होने वाला था ना, वो बहुत ट्राई की थी कि जिनियन कोक में ही मर जाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और इसके साथ बहुत सारा कांड भी बोलते रहती है ऐसे ही जो वो करी है जिनियन के खिलाफ। पर उनका खराब किस्मत, जो बातें वो जैमो से इतना दिन से छिपा रखी थी, आज जैमो को उन्हीं के मुंह से ये सारा बात पता चला। जैसे ही मिसेस सू को पता चलता है कि जैमो सबको सुन लिया है, वो उसको समझाना शुरू कर देती है कि तुम मेरी बेटी हो ना, मैं सब कुछ तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रही हूँ। पर उसको नहीं जानना था ये सब कुछ। वो बस इतना जानता था कि जिनियन उसके भाई है, इस फैमिली के बेटे हैं और इस कंपनी में डेफिनेटली उनका खुद का भी शेयर बनता है, तो उनके साथ ये सब करने का क्या जरूरत है। और ये एग्रीमेंट देख के तो एकदम पारा ही चढ़ जाता है, पूरा फाड़ के फेंक देता है वहीं पे, और इस घर में वापस नहीं आएगा ये बोल के वहां से निकल जाता है। बस पीछे उसकी माँ रोती रह जाती है, पर साथ में उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये जो सब कुछ हुआ अभी, इसके दोषी जिनियन थे। इधर वैसे जिनियन का लाइफ काफी अच्छा चल रहा था। ये दोनों यहाँ पे आ चुके थे जहाँ वो लोग रहते थे, तो ऐसे ही घूम रहे थे। अचानक से अनहाव को आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो दोनों ही जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। अब वहाँ पे उन दोनों को उनकी टीचर मिल जाती है स्कूल टाइम की, जो उन दोनों को ही पहचानती थी अच्छे से। और वो दोनों साथ है कि देख के खुश तो होती है, पर सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि ये बात उनको बहुत पहले से पता था। उनको तो डर भी था कि कहीं कॉलेज टाइम पे वो दोनों ये सब कुछ शुरू ना कर दे। पर एक मिनट, उनको इतना बात कैसे पता? तो वो उन दोनों का नोटबुक देखी थी, जिन्हें अपने एक पूरे पेज में अनहाव का नाम लिख रखे थे और अनहाव सेम जिनियन का नाम लिख रखी थी। तो वो उन दोनों को दिखाती भी है, क्योंकि वो उन दोनों का नोटबुक अपने पास रख ली थी। दोनों को ये देख के अजीब भी लगता है और हंसी भी आता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में थोड़ी ना पता था उस टाइम पे। पर अब तो पता है ना, तो टीचर तो कहती भी है कि तुम दोनों शादी करना तो मुझे जरूर बुलाना। अब हाँ हाँ क्यों नहीं। पर वो लोग फिलहाल वहाँ से बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खा रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार कब हुआ इस बारे में। तो दोनों ही कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। तो इस टाइम पे अनहावी कहती है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। तो हाँ बिल्कुल ले ले, जिनियन को क्या प्रॉब्लम था। वो दोनों इसी टाइम जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब उसी दिन रात को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो बहुत गुस्सा में थी कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट ले ली, मुझे बताई भी नहीं। वो कहती है तुमको कैसे पता चला? तो कैसे क्या पता चला? तुम्हारा पति तो पूरा पोस्ट आने पे सबको बता रहा है कि वो शादी कर लिया है। अब ये पोस्ट वो भी चेक करती है। वो फटाक से अपने हस्बैंड के पास जाती है। वो कहती है कि तुम अपने करियर के पीक पे हो, तुम ऐसा शादी का अनाउंसमेंट कर दिए। तुमको डर नहीं है कि तुम्हारी बहुत सारी फॉलोअर्स तुमको अनफॉलो कर देगी? नहीं, उनको डर नहीं था, क्योंकि वो मैरिड है। फैंस को नहीं बताएंगे तो फैंस के लिए तो तब धोखा हुआ ना। तो ठीक है, फिर वो भी अपने एंड से पोस्ट कर देती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं और इस पॉइंट पे वो उसको रिंग भी पहना देते हैं। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर बेचारा जैमो बहुत ही ज्यादा परेशान था। जिनियन का कॉल भी नहीं उठा रहा था, तो उनका असिस्टेंट ही आ जाता है उसके पास। वो अपने साथ असिस्टेंट को भी बिठा लेता है। असिस्टेंट से ही पूछता है कि तुम बताओ मेरी माँ भैया के साथ क्या क्या बुरा की है। थोड़ा सा तो झिझक रहा था असिस्टेंट, पर बताता है सब कुछ। खैर, तो अगले दिन इधर हम अनहाव को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ थी, शॉपिंग कर रही थी। तभी उसके पास ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या सू फैमिली के बेटे से उसका शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया है, या फिर उसका शादी जिनियन से हुआ था, वो जिनियन के साथ रहती थी, क्या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, इसी वजह से उसका डिवोर्स हुआ है। यही सारे क्वेश्चन उससे रिपोर्टर करने लगते हैं। वो लोग तो अवॉइड करके वहां से जाती रहती है, पर कोई कुछ फेंक के मारने की कोशिश करता है। पर इस टाइम पे जैमो आ जाता है वहाँ पे। उससे भी सब लोग सेम क्वेश्चन करने लगते हैं, जिससे उसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। वो कहता है कि मेरा कोई भी खराब रिश्ता नहीं है अनहाव के साथ, और ना ही जिनियन का है, और सच क्या है वो सारे रिपोर्टर्स को बताता है। इधर ये बात पता चलता है मिसेस सू को, मतलब ये सारा करा धरा तो उन्हीं का था ना, तो उनका प्लान उनका खुद का बेटा फ्लॉप किया है। ये बात उनको आके बताती है उनकी मेड। ये सब देखते देखते अचानक से उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है। उनका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। ऑब्वियसली उनके बेटे को बुलाया जाता है। अब वैसे वो दवा ले नहीं रही थी, क्योंकि उनका बेटा उनके पास था नहीं। तो जैमो इतना भी पत्थर दिल नहीं था। वो आता है वहाँ पे, माँ को दवा खिला देता है। उसके बाद उनसे पूछता है कि अनहाव के साथ जो कुछ भी हुआ आप करवाएं, ठीक है? माँ कहती है तुम मेरे पास ये सब पूछताछ करने के लिए आए हो? वो कहता है नहीं, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें। ये सुन के उसकी माँ को लगता है कि शायद जिनियन उसको कुछ बोले हैं, तो वो उसको समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसे बाहर वालों पे कैसे भरोसा कर सकते हो? पर वो कहता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है माँ, पर मुझे सारा सच पता चल चुका है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करिए, वरना मैं ये सारा एविडेंस ले जाके पुलिस को दे दूंगा। ये सुन के उसकी माँ उसको एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वो उसकी माँ थी। अपनी माँ के साथ वो कैसे कर सकता था ये सब कुछ? वो कुछ नहीं कहता, बस माफी मांगता है और चला जाता है वहाँ से। बाहर जाके अपने भाई को कॉल करता है, पूछता है वो कब फ्री है। तो जब भी टाइम बताते हैं वो जाता है अपने भैया से मिलने के लिए। पहले तो दोनों गेम खेलते हैं, उसके बाद जब साथ बैठते हैं तब वो उनसे माफी मांगता है।
जिनन कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी तुमको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया है। वो कहते हैं मैं जानता हूँ, पर मेरी माँ ने बहुत गलत किया है आपके साथ। जिनन कहते हैं ठीक है, तुमको मेरे लिए बुरा लग रहा है ना, तो इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर देना, और जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उन सबको। ये सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको पता तो था ही कि जिनन बहुत अच्छे हैं। खैर, तो अब शादी कर लिए हैं तो एक मील का ट्रीट भी नहीं देके क्या? तो ठीक है, वो उसको कहते हैं साथ पे चलने के लिए, और अनहाव को भी बता देते हैं कि वो घर अपने भाई के साथ आ रहे हैं। तो इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपने वही स्कूल आए थे जहाँ पे उन दोनों को पहली बार एक दूसरे से प्यार हुआ था। वो लोग उन सारे मोमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, कहाँ वो लोग क्या करते थे एक दूसरे को देखने के लिए। जैसे कि एक रोड था जो थोड़ा सा लंबा पड़ता था दोनों को ही घर जाने के लिए, पर दोनों ही यही रोड लेते थे ताकि एक दूसरे को थोड़ी देर देख पाए। इसके बाद वो दोनों क्लासरूम में जाके बैठ जाते हैं। एक टाइम पे जब वो स्कूल में थे तब वो एक नोटबुक पे लिखे थे कि क्या 7:30 बाहर चलोगी मेरे साथ। उसको दिए भी थे और वो रिप्लाई की थी कि हाँ। तो सेम चीज वो अभी भी करते हैं, यानी कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। तो ऐसे ही वो दोनों सो भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो जगती है तो वो उनको कहती है कि अगर मैं जामू से शादी कर ली होती तो तुम क्या करते? वो कहते हैं शायद कभी भी शादी नहीं करता, सारी जिंदगी अकेले रहता। पर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब हाँ, दोनों ही हमें मैसेज देते हैं कि भले आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार क्यों ना कर ले, पर उस इंसान को जताना बहुत जरूरी होता है, और प्यार पाने का तो सभी का हक होना चाहिए ना। तो ठीक है, दोनों इस टाइम एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको तो पता ही है, वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।